ऑल राइट एवरीबॉडी। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है साइकोफार्माकोलॉजी। ज़्यादा अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो इंट्रोडक्शन टू साइकोफार्माकोलॉजी, बिकॉज थिंग्स विच वी आर गोना डिस्कस टुडे ये इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी। एंड दिस इंफॉर्मेशन, द ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई एम गोना डिस्कस टुडे इज basically designed or made specifically for psychology students who are interns or who are doing their bachelor's or master's in psychology. मैं कौन हूँ? आई एम डॉक्टर बिलाल जफर। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे मुझे। करंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन यासीन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल कराची। और हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि साइकोफार्माकोलॉजी है तो व्हाट इज साइकोफार्माकोलॉजी। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, अगर आप लोगों में से किसी ने बायोलॉजी ली होगी या केमिस्ट्री, जाहिर है सब पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इनके मायने क्या हैं। तो साइको फार्माकोलॉजी जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे कि बायोलॉजी, तो बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सिमिलरली हमारे पास साइको फार्माकोलॉजी में भी यही है। मैंने कोशिश करी है कि मैं बिल्कुल आपको बेबी स्टेप से लेके जाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ऑल राइट। तो psychopharmacology is basically the study, as I have mentioned, कि it's a study of how drugs affect the brain and behavior. अगर हम इसको इस टर्म को हम ब्रेक डाउन करें तो साइको मीन्स माइंड एंड फार्मा मीन्स ड्रग और लोजी मीन्स स्टडी। सो ऑब्वियसली द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड psychopharmacology, and it includes all the medications which are used in psychiatry and neurology as well. ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सवाल ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए। देखें, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास कुछ मिथ्स होते थे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के इस दुनिया में पैदा होने से पहले। हमारे पास जो मिथ होती थी वो ये होती थी कि जी ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं ये जो है ना, बस ऐसी हवाई बातें हैं, मतलब ये आपके अंदर है, बस ये सही हो जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बाय द टाइम रिसर्च ने भी हमें ये प्रूव किया कि दे आर एक्चुअली ब्रेन बेस्ड इलनेसेस। एंड द चेंजेस विच हैपन इन psychiatric problems or psychological problems, they are not only related to the chemical changes but हमारे पास फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। यानी हमारे पास अगर हम देखें स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें या डिमेंशिया की बात करें तो साइकोलॉजिकल चेंजेस तो हैं, लेकिन अगर उनके स्कैन्स वगैरह कराते हैं तो उनके अंदर भी, ब्रेन स्कैन्स के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट कि मेंटल डिसऑर्डर्स आर ब्रेन बेस्ड इलनेसेस। अब जैसे हमने अभी बात करी कि मेनी कंडीशंस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, पीटीएसडी, इन सब के अंदर हमारे पास होता क्या है? केमिकल इम्बैलेंस होता है। देखें, एक तो बायोसाइको सोशल अप्रोच होती है जो कि हम सबको पता है कि जी बायोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकती है और सोशली प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन इन तीनों की वजह से ऐसा हो क्या रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है? दैट इज द केमिकल इम्बैलेंस। किसी की फैमिली हिस्ट्री है, बायोलॉजिकल में फैमिली हिस्ट्री आती है। आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं बायोसाइको सोशल अप्रोच क्या होती है। बायोलॉजिकल का मतलब है हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को डिप्रेशन है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो बायोलॉजिकल में आ जाएगा। उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, वो प्रॉब्लम सोशल में आ जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाली चीजें साइकोलॉजिकल में आ जाएंगी। लेकिन इन तीनों कॉजेस की वजह से हमारे ब्रेन में जो डिप्रेशन हो रहा है वो करवा क्या रहा है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है? तो दैट इज केमिकल इम्बैलेंस। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। साइकोफार्माकोलॉजी क्या करती है? साइकोफार्माकोलॉजी हमें हेल्प करती है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में कि बेसिकली ये जो केमिकल इम्बैलेंस वाली चीज है और ये किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स करा रही हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोटिक प्रॉब्लम्स, पीटीएसडी एंड ऑल। ठीक है। अब आप लोगों को एज अ साइकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली यू माइट नॉट बी प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन इन द फ्यूचर, बहुत सारे लोग करते भी हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ बैचलर्स के लेवल पे तो आप लोग दवाइयां तो नहीं ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेडिकेशंस अगर कोई लेके आ रहा है आपके पास कि डॉक्टर साहब मैं आ तो थेरेपी के लिए रहा हूँ लेकिन मैं ये मेडिकेशंस भी ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट वो मेडिकेशंस काम कैसे करती हैं, किस लेवल पे काम करती हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर पेशेंट दवा नहीं ले रहा तो हाउ टू रेफर पेशेंट बैक टू अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है ना? अगेन वही वाली बात जो हमने पहले भी डिस्कस करी है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का फड्डा हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत पुराना है, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। हमारे अलावा पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिल के काम करते हैं। जहां साइकियाट्रिस्ट को लगे कि साइकोलॉजिस्ट की नीड है,
आप फौरन रेफर करना चाहिए आपको। सिमिलरली अगर साइकोलॉजिस्ट को लगे कि यार एक बंदा जो है वो एक्टिवली साइकोटिक है, तो उसमें तो थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसको फौरन रेफर करना चाहिए साइकियाट्रिस्ट को। तो इससे आपको नो हाउ मिलती है। कमिंग बैक, फिर आपको पता चल जाता है कि यार अगर एक बंदा है, जो भी है, इफ ही और शी इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे आफ्टर स्टार्टेड और स्टॉपिंग अ ड्रग। बहुत सारी दवाइयां हमारे पास हैं, जैसे हम बात करें एंटी डिप्रेसेंट, अगर आपने किसी मेनिया के पेशेंट को दे दी तो क्या होगा, वो और मेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओहो आपके पास एक पेशेंट आया फुल मेनिया के अंदर, आपने देखा वो मेडिकेशन कौन सी ले रहा है, एंटी डिप्रेसेंट। आपको अगर पता होगा तो आप एटलीस्ट उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले ये बता तो सकती हैं, अगर उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, या बता तो सकते हैं कि यार ये दवा रोक दो, इसकी वजह से हो रहा है ये, और अपने साइकेट्रिस्ट से रब्ता करो। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन के अंदर मेडिकेशन की एडेरेंस नहीं है। एडेरेंस का मतलब कंप्लायंस, लेते नहीं है मेडिकेशन। तो आप लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट इस चीज में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं कि जी हमारे पास जो एविडेंस है वो ये है कि साइकोलॉजी के साथ ये अपना मेडिकेशन के साथ साइकोलॉजी दोनों साथ में अच्छा काम करती है, मोनोथेरेपी सही काम नहीं करती। ठीक है, तो आप मेडिकेशन लें। सिमिलरली साइकेट्रिस्ट को भी ऐसा करना चाहिए कि भाई वो बोले कि भाई आप थेरेपी में भी एडेरेंट रहें। तो आप लोग ये वाले काम है जो कर सकते हैं। अब हम आगे चलें, तो कुछ डेफिनेशंस हैं। इसके पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, कुछ मैंने डेफिनेशंस और टर्म्स जो हैं वो आप लोगों के लिए निकाल के रखी हैं, ताकि आप लोगों को पता हो जब हम बात कर रहे हैं चीज़ों के बारे में कि वो होती क्या है। सबसे पहली चीज़ है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब है साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो कि साइकेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, दीज आर द ड्रग्स दैट अफेक्ट अ पर्सन मूड, थॉट, बिहेवियर, परसेप्शन, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, और जितनी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन होती हैं मोस्ट ऑफ देम आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो जो भी जहां पे भी आपने साइकोट्रोपिक्स का नाम सुना, आपको पता चल गया ये साइकोफार्माकोलॉजी की बात हो रही है। सेकंड, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने केमिकल इम्बैलेंस की बात करी थी, तो वो केमिकल्स कहलाते क्या हैं, वो कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरो इसलिए क्योंकि वो ब्रेन में होते हैं, ट्रांसमीटर्स इसलिए, ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजना। ठीक है ना, एग्जैक्टली ये काम हमारे पास जो केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरो होते हैं, वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो ब्रेन के अंदर यानी कि न्यूरो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। सही है, इसीलिए इनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, जो सिग्नल्स भेज रहे होते हैं इधर से उधर न्यूरॉन्स के अंदर, जो कि हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट या मेन न्यूरो की, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डिप्रेशन की एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मोनोअमाइन थ्योरी। अब मोनोअमाइन थ्योरी, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि मोनोअमाइन हमारे पास क्या होते हैं, तीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको मिला के मोनोअमाइन कहते हैं। और वो तीन कौन कौन से होते हैं, एक होता है ये, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये तीनों को अगर आप मिला लें तो ये कहलाते हैं मोनो अमाइंस। ठीक है, ये कहलाते हैं मोनो अमाइंस। अब मोनोअमाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन ये कहती है कि जो केमिकल इम्बैलेंस होता है हमारे पास, वो इन्हीं तीनों के डिसबैलेंस होने के या इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। हर एक के अलग अलग फंक्शंस हैं। फंक्शंस की बात करें तो सेरोटोनिन की अगर हम बात करें तो सेरोटोनिन हमारे पास मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एपेटाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डोपामीन की बात करें तो डोपामीन आपके पास रिवॉर्ड है। जैसा आपने देखा है कि आपने कोई, जी किसी का कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है? ओके, नहीं डॉक्टर बिलाल, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। ओके, ओके। मैं अगर तेज चलूं तो भी मुझे बता दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो प्लीज चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मुझे दिख नहीं रहा। खैर, वापस आते हैं। हमने बात करी तीन मोनोअमाइंस की, जो कि सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन है। सेरोटोनिन का हमने फंक्शन बता दिया। डोपामिन, आपने फील किया होगा कि जब भी कोई खुशी आपको मिलती है, कोई आपने अपना फेवरेट खाना खा लिया तो एकदम से खुशी मिलती है, रिवॉर्ड वाली जो चीज, दैट इज डोपामिन। ठीक है, डोपामीन आपके लिए मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स, कभी आपने देखा होगा बूढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जिनको पार्किंसन होता है, नाम सुना होगा आपने, कि राशे की बीमारी हो जाती है, ऐसे 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 होता रहता है। वो क्या होता है, उनका डोपामीन कम हो जाता है। ठीक है, डोपामीन ज्यादा हो जाए तो साइकोसिस हो जाता है, कम हो जाए तो पार्किंसन हो जाता है। सिमिलरली सेरोटोनिन हमारे पास कम हो जाए तो ऑब्वियसली डिप्रेशन का हो जाता है।
ठीक है ना। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो ये आपके पास कॉग्निशन में हेल्प करता है, एंड बाय कॉग्निशन आई मीन अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी एंड फोकस। ठीक है, ये सारे काम हैं, लेकिन कलेक्टिवली तीनों मिलके हमारे पास डिप्रेशन में बहुत बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ऑल राइट। इन तीन के अलावा हमारे पास कुछ और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ग्लाइसिन है, बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने जो मेन मेन है वो लिखे हैं, जैसे मैंने ये तीन आपको बताया। उसके बाद गाबा। गाबा क्या होता है? गाबा स्टैंड्स फॉर GABA। इसका जो मेन है एब्रिविएशन है ये, गैमा अमाइन ब्यूटारिक एसिड। ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप लोग याद रखें कि गाबा जो है ना वो इनहिबिटरी है। आप सबने सुना होगा कि जब एंजाइटी होती है एल्प खा लो। ठीक है। एल्प का नाम सबने सुना होगा, मेडिकेशन का, एल्प खा लो। अब जो एल्प खा लो, या एक बड़ी वो दवा आती है, क्या नाम है उसका, लेक्सोटेनिल खा लो। वो दवाइयां करती क्या है? वो दवाइयां अंदर जाके गाबा को बढ़ा देती हैं। गाबा का काम क्या होता है? इनहिबिट करना। गाबा फौरन आपकी एंजाइटी को इनहिबिट कर देता है। ऑल थ्री मोनोअमाइन्स डिसबैलेंस एट सेम टाइम इन डिप्रेशन। यस, यही समझा जाता है। बिल्कुल यही समझा जाता है कि ये तीनों जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइटी की, जैसे हम बात कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे पास जब एंजाइटी कंडीशंस होती हैं तो उसमें गाबा जो है ना वो बढ़ा हुआ होता है। गाबा क्या करता है? गाबा कम हुआ हुआ होता है। गाबा का काम है इनहिबिट करना। एंजाइटी में गाबा कम हुआ हुआ है तो वो इनहिबिट नहीं कर पा रहा है एंजाइटी को। आपने क्या किया? आपने एल्प खा ली या आपने लेक्सोटेनिल खा ली, उसने क्या किया? गाबा को बढ़ा दिया, गाबा ने एंजाइटी को बंद कर दिया। इसीलिए फौरन की फौरन आपको एंजाइटी खत्म हो जाती है इन दवाइयों से। तो ये काम होता है गाबा का। गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इसी तरीके से एक आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि चीजों को बढ़ाता है। इसकी हम और डेप्थ में नहीं जा रहे, मुझे पता है कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ये। लेकिन सिर्फ इतना याद रखेंगे, ग्लूटामेट इज इन्वॉल्व इन मेमोरी, लर्निंग, डिमेंशिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारा वन ऑफ द टारगेट न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो डिमेंशिया की दवाइयां होती हैं। ठीक है। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, ग्लाइसिन, एसिटाइल कोलिन, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम उनके ऊपर नहीं जा रहे, ये मेन मेन है। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। मेरा एक सवाल सर मेरा एक सवाल है। जी बोलिए। सर अभी आपने कहा कि एल्प्राजोलम, लेक्सिटोनल या फिर रिवोट्रिल, जी जी। जितने भी या डायज़ेपाम, हाँ सर हाँ ये सारे बेंजोडायजेपिन्स हैं, बट यू हाँ। आर सेइंग कि अगर एंजाइटी हो रही होती है और अगर प्रिस्क्राइब ये हम पेशेंट्स को करते हैं तो इससे हम्म। एंजाइटी फौरन से जो है रिलीज हो हाँ जाती है। बट सर हाँ। ये तो सारी बेंजोडायजेपिन्स हैं, स्लीपिंग सारी पिल्स हैं, तो इससे सर नींद नहीं आएगी क्या? नींद नींद आएगी। आएगी, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। आपको स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ? जी। मैं दिख रहा हूँ ना। चलो अब मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दे वर्क ऑन गाबा। ठीक है। अब बेंजोडाइजेपिन, आपने कहा नींद आएगी। एक इंसान है, ये एक लेवल है। ठीक है। अगर मैं दिख रहा हूं तो ये एक लेवल है जो कि बेस लाइन लेवल है। ठीक है। ये एक हमारे पास, ये बिल्कुल लो लेवल है। ठीक है। ये है नॉर्मल लेवल, और ये है एंजाइटी का लेवल। एक इंसान ने, अगर एंजाइटी का मरीज है, उसने फौरन से एल्प ली, जो भी लिया, कोई भी बेंजोडाइजेपिन ली, वो यहां से नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर कोई आदमी जो कि नॉर्मल, या बंदा या बंदी जो भी हो, वो नॉर्मल पोजीशन में हो, उसको एंजाइटी नहीं हो रही हो, अगर वो बेंजोडाइजेपिन लेगा तो वो, उसको नींद आएगी, वो नीचे चला जाएगा। लेकिन जो एंजाइटी वाले होते हैं ना, वो नॉर्मल हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? ओके, ठीक है सर, हम्म। समझ आ गई। इसीलिए आपने देखा थैंक यू। होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास ये जितने होते हैं पेशेंट जो होते हैं हमारे पास, एक मिनट देना बेटा मुझे। हाँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने एंजाइटी वाले मरीज होते हैं उनको ये लेने के बावजूद नींद नहीं आ रही होती। क्यों? उसकी वजह यही है। उसकी वजह यह है कि वो एंजाइटी वाली जो चीज होती है वो उनको लेके आ जाती है नॉर्मल लेवल पे। कोई हमारे जैसा बंदा जिसको एंजाइटी अभी नहीं हो रही, वो लेगा तो ठक करके वो नीचे आ जाएगा और उसको नींद आ जाएगी। ये मैकेनिज्म होता है। लेकिन आप इतना याद रखो कि बेंजोडाइजेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो हमारे पास गाबा पे काम करती है। अब आ जाओ कुछ और टर्म्स पे जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं। देखो, एक होता है रिसेप्टर और एक होता है ड्रग। अगर मैं आपको यहाँ पे बना सकूं,
और प्लीज मुझे जज मत करना मेरी डायग्राम के ऊपर, मेरी ड्राइंग के ऊपर। ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये एक रिसेप्टर है, और समझ लो कि ये ड्रग है, ठीक है। मुझे हो रही है एंजाइटी, ये है गाबा का रिसेप्टर, ठीक है। ये मैंने जी लिख दिया बस, ठीक है, ये गाबा का रिसेप्टर है। अब ये है आपके पास वो दवा, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। आपने दवा ली, उस दवा से होगा क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके लगेगा, ये दवा है, ये आपके पास दवा है, ठीक है। दवा ने क्या किया, दवा ने जाके काम किया गाबा के ऊपर, गाबा जाके लगा अपने न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर, ये यहाँ जाके लग गया, ठीक है। जैसे ही लगा तो आपकी एंजाइटी सही होना शुरू हो गई। एक मिनट, सही है, आपकी एंजाइटी सही होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बेंजोडाइजेपिन ली, गाबा पे एक्ट किया, गाबा आके अपने रिसेप्टर पे लगा और आपकी एंजाइटी सही हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर के अपने अपने रिसेप्टर्स होते हैं, वो जगह जहां पे जाके वो एक्शन करते हैं। तो बताने का मकसद ये इसलिए है कि कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि कहलाते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब अ ड्रग और सब्सटेंस दैट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर, ये यहाँ पे जाके लगा, इसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया और उसने एंजाइटी खत्म कर दी, ठीक है। A drug that activates a receptor and increases the action of a neurotransmitter. It's just like you're turning on a switch. Similarly, antagonist क्या होगा, एंटागोनिस्ट क्या होगा, अ ड्रग दैट ब्लॉक्स अ रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वर्किंग। अब यहां से गाबा आ रहा है, मिसाल के तौर पे नेचुरली आ रहा है समझो, ठीक है, यहां से नेचुरली गाबा आ रहा है और यहां पे लग के वो एंजाइटी सही कर रहा है। हमने कोई ऐसी ड्रग दे दी जो कि एंजाइटी कराती है, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी रिक्रिएशनल ड्रग हो सकते हैं, ये वो ड्रग है, ठीक है। इसने क्या किया, ये यहाँ गया, यहाँ पे इसने जाके यहाँ पे बैठ गया। अब गाबा आए जा रहा है, गाबा आए जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आगे क्या है, आगे एंटागोनिस्ट बैठा हुआ है जिसने इस रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है। दैट्स व्हाई अ ड्रग और अ केमिकल दैट ब्लॉक्स अ रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वर्किंग, दैट इज व्हाट वी कॉल एंटागोनिस्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, माइक खोल के बोलना बच्चों। डॉक्टर बिलाल, हम इसकी एग्जांपल इस तरीके से भी दे सकते हैं ना कि जैसे लिखा हुआ होता है कुछ मेडिसिन जब यूज करते हैं तो उसके अंदर जो होती है ना वो साइड इफेक्ट में लिखा होता है कि एंजाइटी होगी इसमें, इससे ये वाले हाँ सिम्टम्स हाँ, आएंगे। तो वो बिल्कुल इसी वजह से होते हैं कि वो दवाई जाके यहाँ पर गाबा पे लगेगी। पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखें, हमारे पास जो दवा है, एक बड़ी मशहूर दवा है वॉर्टिऑक्सीटीन, SSRI है, एंटी डिप्रेसेंट है। वो बड़ी अच्छी दवा है ना, वो दूसरी एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह सेक्सुअल साइड इफेक्ट कराती है, ना वेट बढ़ाती है, ना उसके अंदर नींद है, ना उसके कोई और ऐसे साइड इफेक्ट हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी, दिल में भी मसला नहीं होता, लेकिन वो नोजिया कराती है। अब नोजिया के लिए एक स्पेसिफिक सेरोटोनिन का रिसेप्टर होता है विच वी कॉल 5-HT3, वो वहां पे जाके लगती है और जबरदस्त तरीके से नोजिया कराती है। तो इसको बिल्कुल जैसे आपने बोला मिस हरिश, कि बिल्कुल आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि किस किस को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि ये मैंने बहुत इजी करके बताया है। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा से समझाता हूँ इसको। सबको क्लियर है? जी सर सर, जो क्लियर है। वेरी गुड। इंटॉगनिस्ट है तो वो लाइक कुछ इसकी मिकदार होगी जिस हद तक वो इसको प्रिवेंट करता होगा, लाइक या तो ये है कि एक बैलेंस फॉर्म में आगे जो एगोनिस्ट है तो हम्म। वो उसको भेजेगा, ठीक है। अगर प्रिवेंट कर रहा है तो वो भी एक सर्टेन अमाउंट में ही कर रहा होगा ना, या फिर वो ऐसे ही आने जाने देते हैं। नहीं, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी वो कितनी है, पोटेंसी कितनी है, ठीक है। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप लोगों का इसमें इतना ज्यादा होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि सिर्फ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट नहीं होते, इसके अंदर इनवर्स एगोनिस्ट भी होते हैं, और भी बहुत सारे चीजें होती हैं, मतलब और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अभी सिर्फ इजी रखने के लिए मैंने ये दो चीजें बताई हैं। अगर ये दो चीजें क्लियर हैं तो मुझे बताओ, जो आप कह रहे हो ना, वो डिपेंड करता है ड्रग की पोटेंसी के ऊपर कि वो कितना ब्लॉक कर रही है, क्योंकि जाहिर है एक रिसेप्टर तो होगा नहीं ना, यहाँ तो बहुत सारे रिसेप्टर होंगे, बहुत सारे और होंगे। डॉक्टर बिलाल, ये जी। पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है ना, पेशेंट टू हाँ, पेशेंट भी वेरी करता है बिल्कुल कि कुछ वेरी कर, पेशेंट जो होंगे इतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी मेडिसिन की डोज भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बच्चा हो गया, बिल्कुल बूढ़ा वेरी हो करता है, गया। बिल्कुल लेकिन वेरी करता है। आप जब ड्रग देते हैं, तो आप जो कोई भी दवा दे रहे होते हैं, तो आपको डोज के लिहाज से और बाकी सारी चीजों के लिहाज से आपने उसका वेट भी देखना होता है, बहुत सारी चीजें। एक कॉन्सेप्ट
आप लोगों को मुझे पता नहीं कि अगर है या नहीं, एक कॉन्सेप्ट है लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल वाला। प्लीज जो नहीं बोल रहा वो माइक माइक म्यूट कर दें अपना। जी। तो बिल्कुल ये वाली बात सही। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी डॉक्टर बिलाल आ ओके रही। ओके ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक कॉन्सेप्ट होता है लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का। देखें, कुछ होती हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर ड्रग गई, उसके बाद जाके वो हमारे फैट में स्टोर होके आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करना कि हम वेट देख के दी जाती हैं। अब एक ऐसा है बंदा जो कि बिल्कुल बूढ़ा सा है, थिन लीन है, या कोई यंग है जो कि बिल्कुल थिन लीन पेशेंट है, उसके अंदर हमें डोज को बहुत खातिर में रखना पड़ता है। तो ये बिल्कुल चीज वेरी करती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो डोज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, रिसेप्टर्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। बहुत दफा पेशेंट्स को मैं मिसाल देता हूँ, जैसे 20 mg फ्लोक्सेटिन है, ये सबसे लोएस्ट डोज है फ्लोक्सेटिन की, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है। तो बहुत दफा लोगों को 20 पे आ जाता है रिस्पॉन्स, बहुत दफा लोगों को 60 पे आता है रिस्पॉन्स, बहुत दफा लोगों को उस पे भी नहीं आता, मिला के देनी पड़ती हैं 2-3 दवाइयां। तो ये डिपेंड करता है, अगेन वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है। हम्म। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। अच्छा, हाफ लाइफ क्या होती है? किसी को पता है हाफ लाइफ क्या होती है? वैसे तो लिखा हुआ ही है। हाफ लाइफ बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास बॉडी में कितनी ड्रग आधी रह गई है। जब ड्रग आधी रह जाए जितने टाइम के बाद, दैट इज हाफ लाइफ। जैसे मैंने लिखा है, द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू लीव द बॉडी। ड्रग्स विद लॉन्ग हाफ लाइफ स्टे इन द सिस्टम लॉन्गर एंड हैव अ लॉन्गर इफेक्ट। इसको इस तरह समझें कि हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट जितनी है, जिनकी हम आगे बात करेंगे, एसएसआरआईज की अगर हम बात करें, जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो आपके पास सेरोटोनिन को, अभी हम बात करेंगे तो मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, लेकिन इतना समझो कि सारे एसएसआरआईज के अंदर फ्लोक्सिटीन की हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन के बाद भी वो ड्रग आधी निकलेगी बॉडी से, आधी रहेगी बॉडी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास कोई पेशेंट आया, हाइपोथेटिकली मेरे पास एक पेशेंट आया और वो मुझे बोल रहा है, डॉक्टर साहब मुझे फ्लोक्सिटीन से फायदा नहीं हो रहा, मैं जो है ना वो 60 mg फ्लोक्सिटीन ले रहा था। अच्छा जी। डॉक्टर बिलाल ने क्या किया? डॉक्टर बिलाल ने बोला आप फ्लोक्सिटीन छोड़ें, आप फलाना फलाना दवा लेना शुरू कर दें। कब से लेना शुरू कर दूं? आज से लेना शुरू कर दें। डॉक्टर बिलाल ने तो बंद करा दी दवा, उसने उसने बोला कि मैं कल से लूंगा। चलो, फ्लोक्सिटिन की हाफ लाइफ थी 3 दिन। 3 दिन के बाद भी वो आधी जाती है, आधी बॉडी के अंदर ही रहती है। डॉक्टर बिलाल ने न्यू दवा शुरू करा दी और उसने सेरोटोनिन को कुछ ज्यादा ही ब्लॉक वो कर दिया, ठीक है ना। जब वो ज्यादा हो गया तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो गया, विच इज अ मेडिकल इमरजेंसी, जो कि सबसे ज्यादा होती इसी वजह से है कि आप ड्रग्स को किस तरह टेपर ऑफ कर रहे हैं, किस तरीके से आपने, अगर आपके पास प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, आपने पूछा हुआ नहीं है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ। कि ड्रग हर एक की हाफ लाइफ आपको पता होनी चाहिए। जैसे दूसरी एसएसआरआईज है, उनकी हाफ लाइफ 24 घंटे की है, तो हम बोलते हैं यार आप इसकी डोज ऐसा ऐसा करें और इस दूसरे वाली की ऐसा ऐसा बढ़ाएं, फिर इसको निकाल दें और दूसरी वाली जारी रखें। फ्लोक्सिटीन के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें कम से कम पेशेंट को बोलना पड़ता है नहीं 3 दिन का गैप दें, उसके बाद आहिस्ता 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 करके आप दवा शुरू करें। ठीक है ना। तो हाफ लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? जी सर। चलो आगे चलते हैं। सर सिर्फ फ्लॉक्सिटीन की 3 डेज मतलब ये आपकी बॉडी में स्टे करता है, उसके बाद ही इसके साइड इफेक्ट सारे जाते हैं, या फिर और भी ऐसे सारे हैं हमारे पास जिनके साथ ऐसा होता है? बेटा एसएसआरआई लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ एसएसआरआई जो है ना जिसकी है वो फ्लोक्सिटीन है। इसी तरीके से दवाइयां और भी हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, जैसे एरिपेप्राजोल है, एक एंटीसाइकोटिक है, उसकी हाफ लाइफ भी तकरीबन 3 दिन है। ठीक है। लेकिन अभी हम एंटी डिप्रेसेंट की बात कर रहे हैं, तो अमंग ऑल द एंटी डिप्रेसेंट जो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ जिसकी है वो है फ्लोक्सिटीन। ठीक है। 3 दिन के बाद वो आधी जिस्म से निकलती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये दवा अच्छी नहीं है। फ्लोक्सिटीन बहुत अच्छी दवा है और अभी बात करेंगे क्यों। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा और डॉक्टर बिलाल, मैंने एक जी सवाल पूछना है। जी जी। जिस तरह हम लोग आते रहे हैं यासीन में, तो हाँ। साइकोसिस वाले पेशेंट थे, वो 2-2 3-3 दिन कंटिन्यूसली सोते रहे हैं। हम्म। तो वो हाफ लाइन उसके जो टाइम था, या वो फुल उनकी बॉडी में एक्टिव थी, उसकी वजह से वो इतना ज्यादा सोते रहे हैं?
देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ। इसमें होता ये है कि आपके पास जैसे ही पेशेंट आया वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, एग्रेसिव है, साइकोटिक है, मार धाड़ कर रहा है, तो उस वक्त आपको उसको काम डाउन करने के लिए मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। अब आप जो मेडिकेशंस देते हैं वो देते हैं एंटी साइकोटिक्स। अभी हम बात करेंगे कि एंटी साइकोटिक्स का फंक्शन क्या होता है। लेकिन एंटी साइकोटिक्स क्या करती हैं, एंटी साइकोटिक्स आपको डाउन कर देती हैं। जब डाउन कर देती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसेप्टर पे लग गई, और जब तक वो बॉडी के अंदर है तब तक वो अपना काम कर रही है किसी ना किसी हद तक, तब तक काम कर रही है। ज्यादातर एंटीसाइकोटिक्स जो होती हैं उनकी हाफ लाइफ भी 24 आवर्स तक ही होती है, लेकिन जो इंजेक्टेबल्स होते हैं हमारे पास, स्पेशली आपने नाम सुना होगा एक्यूफेज हो गया, या उसके अलावा जो डेपो इंजेक्शन होते हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे ही। और बिहेवियर की मेडिसिन जो होती हैं, जिस तरह रिस्पेराडोल, रिस्पेराडोन हाँ वगैरह, हाँ, इसका भी यही फंक्शन होता है। ये भी बिहेवियर को काम डाउन करने के लिए स्लो कर ऐसा ही देती है, उनके है, ऐसा फंक्शन ही को, है, ब्रेन के। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्योंकि देखो, मिसाल के तौर पे अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे पास एक पेशेंट आए, मेन बाइपोलर के पेशेंट है, मेनिया में थे, उनको रिस्पेरिडोन दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सही तो रहता हूँ, लेकिन ये है कि जो है ना वो सुबह में मेरे साथ अभी भी मुझे बेचैनी होती है। 2 mg रिस्पेरिडोन ले रहे थे वो रात में। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप इसको ब्रेक डाउन करके 1 mg सुबह 1 mg रात में कर दें। उन्होंने कर दिया। ये मैंने क्यों किया? इसकी वजह यह है कि मुझे पता लग गया कि इनकी बॉडी मेटाबोलाइज ज्यादा कर रही है। मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबोलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी कितनी देर में कितनी जल्दी निकाल रही है, कितना जल्दी अंदर बॉडी का फंक्शन चल रहा है। जैसे खाना है, मिसाल के तौर पे खाना कितनी जल्दी हजम हो रहा है आपको, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जो ड्रग बॉडी के अंदर है वो कितना जल्दी जो है वो हो आके निकल रही है। ठीक है, हो सकता है उनके केस में जरा ज्यादा था मेटाबॉलिज्म, तो वो सुबह तक बच ही नहीं पा रही थी। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए उनको सुबह भी दे दी, अब वो ठीक है। हालांकि डोज सेम है, लेकिन हो सकता है किसी किसी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। वही आपकी वाली बात आ जाती है कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। ठीक है, अच्छा डॉक्टर बिलाल, मुझे ये पूछना है कि ये हाफ लाइफ जब तक बॉडी में होगी, तब आदि। तक उसकी नेक्स्ट डोज दे सकते हैं? हाँ 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 हाँ, सब दे चलता सकते है। हैं। दे क्योंकि सकते। रिस्पेराडोल का तो ये होता था ना कि पेशेंट को अक्सर कहते हैं कि सुबह भी ले और शाम में ले, और जाहिर सी बात है शाम तक तो वो उनकी बॉडी में रहेगी उसकी देखो, ये फैसला करना, हाफ लाइफ। ये फैसला करना डॉक्टर के लिए होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि आपको पता चले। एक बंदा है वो, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि रात को उसको दे रहे हैं, सुबह उसको अभी भी बेचैनी हो रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो हमें फिर करना पड़ता है कि नहीं यार, मेटाबॉलिज्म जरा ज्यादा है, डोज बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, डोज डिवाइड करनी पड़ेगी। दैट टोटली डिपेंड्स। यही वजह होती है, यही वजह होती है। ठीक है, थैंक यू सो हाफ लाइफ मच। का कॉन्सेप्ट बस आपने दिमाग में ये रखना है कि द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द ड्रग इज रिमेनिंग इन योर बॉडी, या इसको दूसरी तरह भी ले सकते हैं कि व्हेन हाफ ऑफ द ड्रग हैज लेफ्ट द बॉडी। ठीक है, चलो, और तो किसी का कोई सवाल नहीं है? आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती हैं कुछ और डेफिनेशंस। एक होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस होती है कि मैंने आज 2 एल्प खाई। पहले मैं एक खाता था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने 2 कर दी। फिर मैंने 4 खाई, फिर मैंने 8 खाई। टू गेट द सेम इफेक्ट, टू गेट द सेम इफेक्ट, दिस इज द की फ्रेज हेयर। टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको टॉलरेंस हो गई है। टॉलरेंस का मतलब ये कि अब आप उसके ऊपर असर नहीं कर रहे, आपके ऊपर असर नहीं कर रही दवा। ये सिर्फ होता है ज्यादातर बेंजोडाइजेपिन के साथ, या जो आपके पास नशावर चीजें होती हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स। ठीक है, अल्कोहल में होता है यही। ठीक है ना। तो टॉलरेंस जो है वो बेसिकली डिपेंडेंस का ही एक कंपोनेंट है। लेकिन टॉलरेंस होता क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक ऐसा भी पेशेंट आता था जो 74 टैबलेट्स लेता था, एल्प्राजोलाम की, एल्प की। ठीक है, तो कितनी टॉलरेंस होगी इससे अंदाजा लगा लो। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब ये है, अगर हम आसान जबान में समझें, तो इसका मतलब ये है कि ये रहा आपका रिसेप्टर। ठीक है, ड्रग आके यहाँ पे लग रहा है, काम हो रहा है, सही है। कुछ दिन के बाद ये ड्रग आया यहाँ पे। ठीक है, ये ड्रग आया, यहां से फर्ज करो ड्रग आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा ड्रग। ठीक है, रिसेप्टर ने बोला नहीं, इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। रिसेप्टर ने आगे काम करने से मना कर दिया। फिर क्या किया, फिर आपने 2 गोलियां ले ली। फिर रिसेप्टर खुश हो गया, रिसेप्टर ने बोला वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे 2 लग गए। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे कर करते 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 बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं टॉलरेंस।
when the body get used to a drug and more is needed to get the same effect, and that drug could be anything, कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स हो सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन हो सकते हैं, वॉट एवर यू जस्ट नेम इट। ठीक है, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट ये है। डिपेंडेंस क्या होती है? अब डिपेंडेंस के अंदर ना हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंस के अंदर तीन चार चीजें होती हैं, यही विड्रॉल होता है, टॉलरेंस होता है। डिपेंडेंस का क्राइटेरिया क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि जब हमारे पास ड्रग होते हैं उनकी डिपेंडेंस क्या होती है। इसको इस तरह समझो, व्हाट आर दी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ गाबा सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन। मुकद्दर, सबसे पहली बात तो ये कि गाबा सप्लीमेंट्स इस दुनिया में नहीं आते। मेडिकेशन जो हैं वो वही साइड इफेक्ट्स हैं जो एल्प के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हद तक आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है ना वो ये है कि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस जो होता है उसी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने, मेरे ख्याल से तो शायद आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया एक चीज होता है, आप लोग खुद भी जाके देखना, डिपेंडेंस का एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे पता चलता है कि डिपेंडेंस हो गई है। अब जाहिर है आप लोग भी सब्सटेंस यूज वालों के साथ काम करते होगे, तो आपको आना चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी चीज पर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब कैसे इस्टेब्लिश करें हम डिपेंडेंस। डिपेंडेंस इस्टेब्लिश कैसे करते हैं? सबसे पहले इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपल्जन। कंपल्जन हम पेशेंट से बोलते हैं कि कंपल्जन या क्रेविंग। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि अच्छा जी ये बताइए कि आप पूरा दिन भर इसी के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अल्कोहल है या बेंजोडाइजेपिन है, कोई भी ले लें, तो आप पूरा दिन इसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर ना लें तो ऐसा दिल करता है कि बस ले ली जाए फौरन, क्रेविंग होती है आपको इसकी। हाँ जी बिल्कुल होती है। अगली चीज होती है टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब क्या, आपको लगता है कि अब जो डोज आप ले रहे थे या जितनी आप अल्कोहल ले रहे थे या वॉटेवर जितनी भी अमाउंट किसी भी चीज की आप ले रहे थे, अब वो उतना आपको असर नहीं करती, आपको हाई होने के लिए या असर करने के लिए उस चीज को अब आपको ज्यादा डोज चाहिए होती है। हाँ जी, तो इसका मतलब कंपल्जन भी है, टॉलरेंस भी है। फिर आते हैं विड्रॉल्स। विड्रॉल्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉल्स का मतलब होता है कि अगर आप वो चीज ना लें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्कोहल ना लें या एल्प ना लें, तो क्या होता है? बहुत शदीद एंजाइटी होती है, एकदम तबीयत खराब होने लगती है। या ओपियोइड्स होते हैं उनके भी विड्रॉल में भी यही होता है। तो विड्रॉल्स आ रहे हैं, अगेन अनदर कंपोनेंट ऑफ डिपेंडेंस, जो कि एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया है। फिर आपके पास क्या आता है? प्राइमेसी। क्या आप अपने जो ये है, एल्प हो गया, अल्कोहल हो गया या कोई भी नशा हो गया, इसको जिंदगी में दूसरों चीजों पे फोकियत देते हैं? फोकियत से मुराद ये कि क्या आपके लिए ये इतना अपने बच्चों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए ये नशा अपनी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ जी है। तो दैट इज प्राइमेसी, यू आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है? उसके बाद आता है स्टीरियोटिपी। स्टीरियोटिपी क्या होता है? कोई एक ऐसी खास जगह है जहां पे बैठ के आप करते हैं नशा, या एक कोई खास पैटर्न है जिस पैटर्न के थ्रू आप मेडिकेशन लेते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टीरियोटिपी। ठीक है, फिर एक चीज होती है रिलीफ। रिलीफ क्या होता है? रिलीफ ड्रिंकिंग के उसमें ज्यादा आता है कि जी क्या आपको शराब सुबह सुबह उठते ही चाहिए होती है कि अपनी आंखें खोलने के लिए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जब तक सिगरेट ना पिए आंखें नहीं खुलती, जब तक वो जो क्या आती है आजकल वेलो, वो ना लगाएं तो आंख नहीं खुलती। तो रिलीफ ड्रिंकिंग या रिलीफ फिनोमेना जो होता है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया के। कोई भी पेशेंट हो उसके अंदर डिपेंडेंस करने के लिए, डिपेंडेंस का मतलब आदी हो जाना, आदी हो जाना किसी भी चीज का। तो इस तरह हम स्टैब्लिश करते हैं इसको। ठीक है, इस पे अभी और बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये मुझे बताओ कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर कोई सवाल किसी का? इसमें हमने विड्रॉल भी डिस्कस कर लिया, डिपेंडेंस भी कर लिया, टॉलरेंस भी कर लिया। ठीक है, कोई और चीज? सर सर एंटी साइकोटिक मेडिसिन के लिए जिस तरह कहा जाता है कि ये एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए, हम्म। ग्रेजुअली मतलब इसके कम इसकी डोजेस कर करके छोड़नी चाहिए। सर इसमें ये देखा जाता है कि मेडिसिन अगर कम कर रहे हैं तो पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब तो नहीं हो रही, इसी वजह से ग्रेजुअली कम कम किया जाता है। इस सवाल को संभाल के रखिएगा रोजीना, अभी मैं आता हूं इसके ऊपर जब हम एंटी साइकोटिक डिस्कस ओके करेंगे ना। सर। लेकिन इतना समझ लें ओके सर। कि ये जो एडवर्ड एंड ग्रॉस क्राइटेरिया है, दैट इज नॉट फॉर एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, बिकॉज एंटी साइकोटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, दीज मेडिकेशंस दे आर नॉट योर, मतलब ये आपकी, ये समझ लें कि ये आपकी आदत नहीं है, ये आपकी जरूरत होती है।
मतलब पेशेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा। ये पेशेंट्स के लिए जरूरी हैं, उनको आदत दिलाने के लिए नहीं है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स में तो ऐसा नहीं होता ना, आज एक ओलेंजापिन खाई, कल दो खा लूंगा, कल फिर चार खा लूंगा। हाँ, बेंजोडाइजेपिन में ऐसा होता है। ठीक है, उनके विड्रॉल्स होते हैं, वो वाले विड्रॉल अलग होते हैं, उस पर हम जब आएंगे तो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ओके। उसको इसमें मिक्स ना ठीक है। कीजिएगा। फिर आते ठीक है। हैं साइड इफेक्ट्स। अच्छा, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ये तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कि साइड इफेक्ट कहते किसको हैं। इट इज एन अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। अच्छा, दे कैन बी माइल्ड, नोजिया, ड्राई माउथ हो सकता है, सीरियस भी हो सकते हैं, कभी कभी सीजर्स, फिट्स पड़ जाते हैं, हार्ट इश्यूज हो जाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक किसी और का कोई सवाल तो फिर हम आगे चलें। बोर तो नहीं हो रहे भाई? नो सर। तो सर एक्साइट इंटरेस्टिंग नहीं। सर, है। ये मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, चलो गुड गुड, अच्छी बात है। ये बताओ कि कोई सवाल तो नहीं है तो आगे चले। नो सर। नहीं सर, सवाल नहीं नहीं है, ऐसा आप आगे चले आगे। चलो। चलो, अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कौन कौन से रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हम मेडिकेशन दे सकते हैं। एक तो ओरल होता है, आप सबको पता है, मोस्ट कॉमन है, जिसमें टैबलेट्स आ जाती हैं, कैप्सूल्स आ जाते हैं, सिरप आ जाते हैं, ड्रॉप्स वही सिरप की फॉर्म में ही आ जाते हैं। बात सारी ये है कि ये मेडिकेशन जो हम ओरली लेते हैं ये टाइम लगाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले ड्रग अंदर जाती है, और जिसने बेसिक बायोलॉजी पढ़ी भी हो तो उसको ये पता होगा कि पहले ड्रग जाती है, या जो भी चीज होती है, मिसाल के तौर पे आपका खाना भी है, जो भी कुछ आप मुंह से ले रहे हैं वो पहले जाएगा आपके पास एसोफेगस, खाने की नाली में, वहां से जाएगा आपके मैदे में जिसको हम स्टमक कहते हैं, मैदे से जाएगा स्मॉल इंटेस्टीन में जिसको छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत से वो ब्लड में एब्जॉर्ब होके लिवर में चला जाएगा, यानी कि जिगर के अंदर। जिगर के अंदर उसकी टेस्टिंग होगी, चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, वहां पे जो भी टेस्टिंग होगी, जो निकालना होगा निकालेंगे, जो फेंकना होगा उसको फेंकेंगे। जो फेंकना होगा वो सारे का सारा आ जाएगा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टीन में, लार्ज इंटेस्टीन से रेक्टम और फिर बाहर। ठीक है ना? अब ड्रग्स की अगर हम बात करें तो जब वो स्मॉल इंटेस्टीन से हमारे पास ब्लड में हो के लिवर पे जा रही हैं, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट। कुछ ड्रग्स हमारे पास हैं जो कि फर्स्ट पास इफेक्ट को नहीं फॉलो करती, जैसे लिथियम है, वो लिवर में जाती ही नहीं है। इसीलिए किसी का अगर लिवर खराब होता है तो आप उसको लिथियम बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि वो किडनीज में डायरेक्टली निकल जाती है अपना काम करके। ठीक है, इसको बस इतना समझो कि ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि थोड़ा स्लो है, दवा काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखा है ना आपने कि आप किसी को डायजेपाम की टैबलेट दे दो तो वो उसे असर करेगी 15-20 मिनट, 25 मिनट में, जबकि यही अगर आप उसको इंजेक्शन लगाओ तो 15 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सबलिंगुअल, जबान के नीचे रखने वाला, क्विक एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि जाहिर है बिल्कुल आपके पास नीचे वेन ब्लड वेसल्स होती हैं तो फौरन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्यों? क्योंकि हमने जो बताया था कि वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टीन फिर ब्लड के अंदर जा रहा है, हमने बाईपास कर दिया, डायरेक्ट ब्लड के अंदर इधर से इधर चला गया। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है? सर जी। मतलब ये भी मेडिसिन हमारे ब्लड के थ्रू जाके कोई भी वर्क कर रही होती है, अपना फंक्शन रोल हाँ प्ले कर हाँ रही हाँ होती है। हाँ 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 हाँ। तो और जाएंगी कैसे? बात तो सारी यही है ना भाई, आपने मैदे में दवा ले ली, अब मैदे में पड़ी हुई है वो दवा, वहां से वो क्या सीधी सीधी छोटी आंत बड़ी आंत से होती हुई निकल जाएगी? नहीं, बॉडी में कैसे जाएगी? कोई रिक्शा थोड़ी बुलाएंगे, हमने क्या करना पड़ेगा, हमारा रिक्शा है खून। तो छोटी आंत में से यानी स्मॉल इंटेस्टीन से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और फिर ब्लड के थ्रू वो जाती है ब्रेन के अंदर। सही है, ब्रेन के अंदर जाती हैं, वहां पे काम करती हैं। इसी तरह अगर आपको हाथ में दर्द हो रहा है मिसाल के तौर पे, वो ब्रेन ब्लड के थ्रू उस जगह जाएंगी, वहां पे जाके काम करेंगी। ये बड़ी क्लेवर होती हैं, इनको पता होता है कि इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं, किस तरह इन्होंने एक्ट करना है, तो ये उधर ही जाके काम करती है। क्लियर हुआ? ओ, ओके सर। तीसरा हमारे पास है इंट्रामस्कुलर, जो जैसे मैंने बताया कि इंजेक्शन लगा दें, मसल्स के अंदर हम लगा देते हैं। ये भी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रूट है, इमरजेंसी के अंदर जैसे हमारे पास साइकोसिस के पेशेंट आते हैं वो कर देते हैं। और उसका भी डबल डबल फास्ट है आईवी। ये तो फास्टेस्ट है, ये तो डायरेक्ट आप ब्लड के अंदर ही डाल रहे हैं ना। इंट्रामस्कुलर में तो हम फिर भी देते हैं कि मसल के अंदर चला जाए, वहां से स्लोली स्लोली रिलीज होता रहे ब्लड के अंदर। वेन में तो आप डायरेक्ट वेन के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सिर्फ हॉस्पिटल वगैरह में या क्लिनिकल सेटिंग में यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमारे पास रूट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पैचेस आते हैं, हमारे पास निकोटिन पैचेस आते हैं, निकोटिन के पैचेस लगा लेते हैं लोग। डिमेंशिया की कुछ मेडिकेशंस हैं जिनके पैचेस आते हैं, तो वो पैचेस लगा देते हैं, टाइम टू टाइम पर उन्हें रिमूव करना होता है।
तो ये कुछ हमारे पास रूट्स हैं। आ गया ये इसके ऊपर, अच्छा ठीक है, मैंने डाला हुआ था। देखो अभी ये सर काम एक करता सवाल है। पूछ लूं? हाँ जी, पूछिए सर एक पूछिए सवाल पूछ लूं। जिस पूछिए। तरह आपने इंट्रामस्कुलर और इंटर आईवी वाला दोनों कहा है, सर हम्म। इसमें एक में तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना, इंट्रामस्कुलर जो डायरेक्ट मसल्स में होता है, हम्म। जिसमें कभी कभार सुनने में डेथ भी आती है कि ये आईवी के थ्रू देने वाली थी जो स्लोली जानी थी बॉडी में, आईवी लेकिन के थ्रू डायरेक्ट तो इंजेक्शन में। नहीं 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 नहीं, आईवी के थ्रू तो सबसे फास्टेस्ट जाएगी। जी आईवी के सर, थ्रू उसमें सबसे तो फास्टेस्ट जाएगी। मेरी जो लड़ाई होती है सबसे ज्यादा, मैं समझ गया आपका सवाल रोजीना। मेरी जो लड़ाई होती है सबसे ज्यादा स्टाफ वाले लोगों से, वो ये कि जो ड्रग आईवी के थ्रू नहीं जानी चाहिए थी, जो आईएम जानी चाहिए थी, यानी इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर जानी चाहिए थी, वो आपने उठा के आईवी में दे दी। तो जाहिर है उसने कुछ ज्यादा ही एक्ट कर दिया। जी मेरी बात सर, समझते हो? ये दो चीजें, सर ये हाँ, दो चीजें अक्सर पैरामेडिकल स्टाफ मिक्स कर देते हैं। ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है, ये बताना पड़ता है कि आपने किस तरह देनी है, क्या देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और ये जिम्मेदारी मैं बोलता हूँ पूरी 100% डॉक्टर की होती है कि वो गाइड करे कि भाई ये दवा ऐसे जानी चाहिए और ये ऐसी जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, ये हमारे पास पैचेस होते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस, जैसे मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाते हैं। निकोटिन वालों के लिए निकोटिन पैचेस होते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो कि दवाइयाँ भूल जाते हैं। सही है ना। उसके अलावा डिमेंशिया वाले पेशेंट्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। फिर कुछ आती हैं, आप लोग को पता होगा, सपोजिटरीज आती हैं, रेक्टल जो रखी जाती हैं रेक्टम के अंदर। वो पेशेंट्स जो कि अनकॉन्शियस हैं, नहीं ले सकते मेडिकेशन, उनको आईवी भी नहीं लग सकती क्योंकि वेन्स पंचर हुई हैं, तो उसमें सपोजिटरी वगैरह और ये रेक्टल हम यूज करते हैं। फिर एक और हमारे पास होता है इनहेलेशनल, यानी कि नेजल स्प्रे। ये भी बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक से मुराद ये बड़ा अच्छा होता है और बहुत जल्दी काम करता है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज होती है। अच्छा नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक प्लेट होती है, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो ये, आपको पता है हमारी जो सूंघने की हिस्सा है, वो डायरेक्ट दिमाग के पास जाती है। वैसे तो सब दिमाग के पास जाती है, लेकिन वो एक सेंटर से होके जाती है। ठीक है। अगर आप लोगों ने एनाटमी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो हमारे दिमाग में एक रिले सेंटर है जो कि पहले सिग्नल कैच करता है, फिर दिमाग को भेजता है, उसे थैलेमस कहते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी मूवमेंट हो गई, वॉट एवर, कोई भी चीज बोल लें, देखने की बात बोल लें, समझने की बात बोल लें, सुनने की बात बोल लें, बोलने की बात कर लें, ये सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन पहले एक रिले सेंटर में जाती हैं और वहां से दिमाग पे जाती हैं। वो रिले सेंटर भी दिमाग में ही है, लेकिन ऊपर असल दिमाग तक पहुंचाने के लिए वो एक रिले सेंटर है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कॉल करी, तो मेरी कॉल पहले टावर पे जाएगी और फिर टावर से उस बंदे के पास जाएगी जो कॉल टावर होता है। सही है ना। वो उस टावर को समझ लो वो थैलेमस है जो कि सिग्नल कनेक्ट कर रहा है दोनों के। जो हमारी सूंघने वाली चीज है ना, जो स्मेल की हमारी हिस्स है, वो इतनी जबरदस्त है और इतनी शानदार है कि उसके लिए किसी रिले सेंटर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जितने हमारे पास एज्मा के पेशेंट्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है, फौरन असर होता है। आपने किया, फौरन दिमाग पे गई, दिमाग से सिग्नल आया, खोल दो भाई सांस की नाली, वो और डायलेशन हो जाती है उसकी। ठीक है। केटामीन एक बड़ी नई दवा है जो कि डिप्रेशन के लिए आजकल यूज हो रही है। लोग उसको वैसे अब्यूज किया करते थे नशे के तौर पे, और बेहोशी के उसमें दी जाती थी ये दवा, एनेस्थीसिया वगैरह के लिए। लेकिन ये डिप्रेशन के लिए इसका काफी रोल आजकल सामने आ रहा है। तो आजकल बाहर जो है वो टेस्ट हो रहे हैं नेजल स्प्रे डिप्रेशन के लिए। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो रूट है ये बहुत डायरेक्ट होता है। किसी का कोई सवाल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछिए पूछिए। सर ये आपने कहा था ना इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन, ये इंजेक्शन के थ्रू जो है बेसिकली मस्कुलर के थ्रू आप बेसिकली मसल्स में इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो सर कुछ ऐसे हमारे पास जो है मेडिसिन है, जैसे ओलेंजापिन हो गया हाँ। और सर हेलोपेरिडोल हो गया। तो हम्म। सर ये थ्रू द मसल या फिर आईवी के थ्रू इसको जो है वो किया जाता है? नहीं ये इंजेक्टेबल है या फिर ये आईवी के थ्रू इसको किया जाता है? नहीं नहीं, ये ओरल है। देखो, आप जो बात कर रही हो ना एंटीसाइकोटिक्स, जिनके नाम आपने लिए हैं, हम आगे जी बात जी। करेंगे। हम आगे बात करेंगे। हमारे पास सर पाकिस्तान। सैरिन का तो इंजेक्शन होता है ना, हेलोपेरिडोल जो इंजेक्शन आ रहे हैं अभी, जिसको हम बिल्कुल होता लोजिक है। के भी नाम से आ रहा है हाँ सैरिन से। हाँ 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 हाँ, मेरी बात तो सुनो ना बेटा। बिल्कुल होता है जी। इंजेक्शन, लेकिन एंटीसाइकोटिक्स में दो क्लासेस होती हैं। एक होता है टिपिकल ओके। एंटीसाइकोटिक, एक होती है एटिपिकल। हम्म। जिनके नाम आपने लिए ना, जो सरी ने इसकी बात कर रहे हो, वो जी। टिपिकल है, वो पुरानी है, उसके इंजेक्शन आते हैं ओके। और वो ओके। इंट्रामस्कुलर ही देने चाहिए उसूलन। लेकिन
ठीक है। की बात करी आपने, रिस्पेरिडोन और ओलेंजापिन, ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स कहलाते हैं। एटिपिकल का मतलब सेकंड जनरेशन ठीक है। जिसमें नहीं आई हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इनके इंजेक्शन हमारे पास पाकिस्तान में नहीं आए, बाहर यूज हो रहे हैं। ठीक है, बाहर यूज हो रहे हैं। डायज़ेपाम, अगर डायज़ेपाम तो डायज़ेपाम है, की बात करें तो डायज़ेपाम तो हमारे पास है। आईवी के थ्रू ये होता है या फिर ये भी मस्कुलर के थ्रू होता है? देना मुझसे पूछोगी, मैं अपने पेशेंट्स को कैसे देता हूँ? IM। सेफ रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। क्यों? ओके। क्योंकि सर आईवी में भी तो हमें इसकी स्पीड बहुत स्लो रखनी पड़ती है, हाँ तभी वो मतलब बॉडी में उसका रिएक्शन नहीं होगा, और उसमें सलाइन वाटर में हमें हाँ, मिक्स डाइल्यूट करके करना देना पड़ता होता है, डायरेक्ट है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बच्चों कि हम जो देते हैं ये डायजेपाम की अगर हम बात करें, ये है क्या, बेंजोडाइजेपिन है ना। और बेंजोडाइजेपिन का एक साइड इफेक्ट जिससे हम बहुत डरते हैं, मैं बहुत डरता हूँ, और वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। वो इतना स्लो कर देती है कि आपको सांस लेना भी खत्म हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, सेचुरेशन ऑक्सीजन की कम होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आप उसको IM दें, बहुत बहुत रेयरली IV। और उसके लिए आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो तो सर हार्ट अटैक भी हो सकता है ना एकदम से? हार्ट अटैक भी हो सकता है ना अटैक सर नहीं हो ये सकता। दिल पे? हार्ट अटैक नहीं नहीं, नहीं? हार्ट अटैक नहीं होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वो एकदम ऐसा तो सर रेस्पिरेटरी। अक्सर लोगों का सुनने में आता है कि इनको आईवी बहुत तेज लगी हुई थी, वो एकदम हार्ट पे असर हुआ और एकदम से हार्ट अटैक हो गया वो डिपेंड सडन। करता है कौन सी दवा है, वो डिपेंड करता है कौन सी दवा है। ओके। ठीक है, वो भी ओके। डिपेंड करता है। सही है, हर दवा से ऐसा नहीं होता। चलो आगे चलें, या कोई और सवाल है? सर आगे चलें। चलें जी, चलते हैं। अब आ जाएं एंटी डिप्रेसेंट के ऊपर। एंटी डिप्रेसेंट्स खाली डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करती, जैसे आप लोगों को मैं पहले पढ़ा भी चुका हूं कि एंटी डिप्रेसेंट्स ना सिर्फ डिप्रेशन बल्कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स को भी करती हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, एक मैंने अम्ब्रेला बना के दी थी आप लोगों को, एंजाइटी डिसऑर्डर्स की अम्ब्रेला, जिसके अंदर हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, फोबिया आ जाते हैं, PTSD आ जाता है, OCD आ जाता है, और क्या कहते हैं, और जितने एंजाइटी के हमारे पास इलनेस एंजाइटी आ जाता है, ये सारी चीजें हमारे पास एंजाइटी के अंडर ही आती हैं। तो इन सारी दवाइयों के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स ही यूज होती हैं, विच आर ऑल्सो एंटी एंजाइटी। ठीक है। कभी कभी क्रॉनिक पेन, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पेन, जो लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ओल्ड एज में, स्पेशली मिडिल एज फीमेल जो होती हैं, अगर हम रिसर्च के डेटा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन के, बाद दफा वो डिप्रेशन की कंप्लेंट्स करते ही नहीं है, वो कंप्लेंट्स करते हैं क्रॉनिक पेन की, क्योंकि डिप्रेशन शक्ल बदल के भी आता है। ठीक है ना। उनकी कंप्लेन ये होती है कि जी यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा है वैसा है। ये सबसे हमें पता लगता है कि हाँ डिप्रेशन तो है, बट दैट इज एटिपिकल, या इसकी डिप्रेशन की प्रेजेंटेशन अलग है। ठीक है ना। तो इसके लिए भी एंटी डिप्रेसेंट्स यूज होती हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट्स होती कौन कौन सी, ये काम कैसे करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं कि ये काम करती कैसे हैं। देखो, आप लोगों में से किस किस को साइनैप्स का नहीं पता? साइनैप्स क्या होता है पता है आप लोगों को? पता ही नहीं पता? सर आप बता दें, हाँ तो बताएंगे शायद याद आ जाए। बोल दो ना, नहीं पता, कोई मसला थोड़ी है यार। देखो, साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स कहते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस है या जो गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये दिमाग के सेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। ठीक है, दो न्यूरॉन को मैंने बताया था कैसे काम करते हैं वो, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है। अब रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक, इधर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। यहां पे ये पड़ा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर्स, मिसाल के तौर पे सेरोटोनिन पड़ा हुआ है, या कोई सा भी न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ है। अभी हम बात करते हैं सेरोटोनिन की। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पड़ा हुआ सेरोटोनिन, सही है ना, ये सेरोटोनिन पड़ा हुआ। होता क्या है कि यूजुअली डिप्रेशन के अंदर ये सेरोटोनिन जो होता है ना, रीअपटेक होना शुरू हो जाता है इसका, यानी कि ये वापस जाना शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर, और यहां पे क्या होगा, कम हो जाएगा।
सेरोटोनिन काम ही तब करेगा जब वो यहाँ पे रहेगा, बीच में, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है। अगर वो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में नहीं रह रहा, स्टे नहीं कर पा रहा ये वाली जगह पे, और पीछे जाए जा रहा है, पीछे ही जाए जा रहा है, पीछे जाए जा रहा है, इधर भी रीअपटेक हो रहा है, इसका इसका भी रीअपटेक हो रहा है, तो डिप्रेशन हो जाता है। हम देते हैं दवा जिसका नाम है SSRI। नाम सुना हुआ है आप सबने? SSRI। ठीक है। ये SSRI क्या करती है? इस SSRI का मतलब है सेलेक्टिव, यानी कि सेलेक्टिवली टारगेटिंग सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन रीअपटेक, दिस इज रीअपटेक इनहिबिटर्स। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेरोटोनिन पलट पलट के पीछे अंदर जा रहा था और यहाँ पे कम हो रहा था, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा था, ये दवा क्या करती है? ये दवा यहाँ पे लगा देती है काटियां, क्रॉस, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि SSRI होती है। अब यहाँ पे सेरोटोनिन भी हो सकता है, डोपामिन भी हो सकता है, नॉरेपिनेफ्रिन भी हो सकता है। मेन फंक्शन क्या है? इनको रीअपटेक, इनका इनहिबिट करना। दिस इज व्हाट वी कॉल रीअपटेक, सेल के अंदर जाने से रोकना। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एक और होती है जिसे हम कहते हैं SNRI। वो क्या होती है आगे पढ़ेंगे। उसे कहते हैं सेरोटोनिन एंड नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसी तरह एक होती है डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर। यहां तक किसको समझ में नहीं आया है कि हाउ एंटी डिप्रेसेंट वर्क? इससे ज्यादा आसान एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं हो सकती। समझ आ गया तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना, लेकिन बोलो। सर सर आगे। आया है। हम्म। सर आया है। आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, दोबारा बता। सर समहाउ आया है बट पूरा पूरा नहीं आया मुझे। एक बहुत दफा आसान, वापस से एक्सप्लेन कर मैं दें। समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो ये जो जगह है ना, ये दो सेल्स हैं। ठीक है। ये हमारे पास दो ब्रेन सेल्स हैं। इनके बीच की जगह कहलाती है साइनेप्स। ठीक है। ये कहलाती है साइनेप्स। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग के लिए। ये कहलाती है साइनेप्स, ये वाली जगह। यहाँ पे अगर न्यूरोट्रांसमीटर, चाहे वो सेरोटोनिन हो, नॉरेपिनेफ्रिन हो, डोपामीन हो, वो स्टे करेगा तो काम होगा। स्टे करेगा जब भी तो लगेगा ना इन रिसेप्टर्स के ऊपर। ठीक है। तभी सिग्नल देगा। मसला कब होता है? अगर हो रहा है तो सही है, मसला तब होता है जब ये यहाँ पे स्टे नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे ये सेरोटोनिन है, येलो वाला, ये यहाँ पे रुक नहीं रहा और ये पलट पलट के वापस सेल के अंदर जा रहा है, बजाय इसके कि यहाँ रहे और अपना काम सरंजाम दे। जब ये पलट पलट के सेल में जा रहा है तो यहाँ पे कम रह गया। जब कम रह गया तो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देता है फ्लोक्सेटिन या SSRI, कोई सी भी। ठीक है ना। SSRI आपने खाई। SSRI क्या करती है? SSRI, जैसे ये SSRI है, ये आई, इसने देखा कि ये तो वापस जा रहा है भाई, सेरोटोनिन तो वापस पलट पलट के सेल के अंदर जा रहा है, मुझे तो इसको रोकना होगा। वो क्या करती है? यहाँ पे इसके वापस जाने पे पाबंदी लगा देती है और इसको बोलती है कि भाई यहीं पे ही रह। इसको यहीं पे ही रोकती है और इसके लिए, इसकी वजह से आप सही हो जाते हैं। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। मेरे को बहुत आ अच्छे गया से आ सर। गया है समझ। हम्म। गुड। शुक्र। चलो, समझ आया कि कैसे काम करती है एंटी डिप्रेसेंट। अब ये पिक्चर अपने दिमाग में रखना चाहो तो इसकी जो है ना, वो भी ले लो, एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ। चलो। सर ये, ले लिए स्क्रीनशॉट। बस चलो सही है, गुड गुड गुड। शेयर कर दूंगी ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। तो हमने क्या पढ़ा? मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन इन द ब्रेन। अब कैसे करती हैं ये, अब आपको पता है कि किस तरीके से वो न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाने का मतलब ये है कि दो साइनेप्स, दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पे उस न्यूरोट्रांसमीटर को ज्यादा स्टे कराना है, उनके रीअपटेक को, यानी उनके वापस जाने को इनहिबिट करना है, जिसकी वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर बीच में ज्यादा देर तक रहेगा एंड आपका डिप्रेशन या एंजाइटी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब आ जाओ SSRI पे। जैसे मैंने बताया कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये क्या करती हैं? सेलेक्टिवली जाके सेरोटोनिन को रोकेंगी। ठीक है। जो SNRI है, वो क्या करेंगी? वो सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकेंगी। ठीक है। SSRI की बात करें तो हमारे पास फ्लोक्सेटिन है, सेट्रेलिन है, एसिटालोप्राम है, और भी बहुत सारी हैं, फ्लोक्सामीन है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है। ये कुछ मेन मेन कॉमन, पारोक्सिटीन है, ये कुछ कॉमन वंस हैं।
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग दे इंक्रीज सेरोटोनिन बाय ब्लॉकिंग इट्स रीएब्जॉर्प्शन, बाय ब्लॉकिंग इट्स रीअपटेक। वो पिक्चर हमेशा दिमाग में लाया करो जब भी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, ठीक है। अच्छा, देते क्यों है भाई? देते इसलिए हैं क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, सेफ है कंपैरेटिवली, इनके कम साइड इफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू दी अदर एंटी डिप्रेसेंट्स। एसएसआरआईज जो है हमारे पास फर्स्ट लाइंस है। इनके साइड इफेक्ट में नोजिया, हेडेक, नींद का मसला होता है, इसीलिए सुबह में देते हैं। नोजिया थोड़ा शुरू शुरू में ही होता है, उसके बाद कम हो जाता है। हाँ, सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और दवा लेने के बाद सही हो जाता है। कुछ लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन सही होता है डिप्रेशन के अंदर ही, लेकिन दवा लेने के बाद खराब हो जाता है। तो ये भी वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, इसकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल है उसके अंदर, हम अभी नहीं जा रहे। लेकिन शुरू में एसएसआरआईज या जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट हैं वो थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ाती हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले, मतलब तूफान के जाने से पहले, या आप किसी को मार रहे होते हैं, किसी को बिल्कुल खत्म कर रहे होते हैं, तो वो जाने से पहले अपना आखिरी वार करता है। तो ये आखिरी वार होता है डिप्रेशन का। थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ती है 1-2 दिन की, उसके बाद सेट हो जाती है। ठीक है। लेनी आपने कब तक होती है? लेनी आपने होती है कम से कम 6 months to 9 months, और ये अपना काम शुरू करती है तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। उसकी वजह क्या है? कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि जाएं और वहां पे जाके रोक दें सेरोटोनिन को। ठीक है। 2 हफ्ते लगते हैं इस दवा को अपना काम शुरू करने में, तो यू शुड टेल योर पेशेंट्स कि ये दवा को लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं एसएनआरआई पे, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। इनकी अच्छी बात यह है कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों को करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जिनको क्रॉनिक पेन हो रहा है, जिनको डायबिटीज है, उनके अंदर जो है वो ड्यूलॉक्सिटीन, इसके अंदर दो आती हैं, ड्यूलॉक्सिटीन और वेनलाफेक्सिन। ड्यूलॉक्सिटीन बहुत अच्छी है, जिनको सीवियर एंजाइटी है उनके लिए वेनलाफेक्सिन बहुत अच्छी होती है। डिप्रेशन को तो करती ही करती हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? सर, एसएसआरआईज जो हैं वो हम ओसीडी में भी यूज करते हैं ना, ओसीडी हाँ, की ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हम जो सर्ट्रलिन है, ये बेसिकली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है और सबसे आई गेस लॉन्ग टर्म के लिए सेफ भी होता है वेरी पेशेंट्स गुड। के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, खाली सर्टेलिन नहीं, फ्लुओक्सिटीन भी, दोनों बहुत अच्छी और हैं। इस सिटालोप्राम भी सर आई गेस होता है ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होती है। ओके। देखो ना, सारी एंटी डिप्रेसेंट्स का मतलब, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये खाली डिप्रेशन के लिए नहीं है, एंजाइटी कंडीशंस के लिए भी है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है टीसीए, जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अब बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं यूज करता, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। वेट गेन, सेडेशन, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट से रिलेटेड बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये हम हमेशा उन केसेस में यूज करते हैं जहां पे एसएसआरआई काम नहीं कर रही। ठीक है, तब देते हैं। और एमएओआई यानी जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ये तो हम बिल्कुल ही नहीं देते, तो इसको तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं करवाता। ठीक है। कुछ है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्या करती हैं? जैसे ब्यूप्रोपियोन है। ब्यूप्रोपियोन जो है ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन रीअपटेक इनहिबिटर है, यानी ये सेरोटोनिन को नहीं करती है, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को करती है। बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन की मेडिकेशन यानी एसएसआरआई लेने के बाद सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का सामना होता है, उनको ब्यूप्रोपियोन दी जाती है या मिटाज़ेपिन दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी दवा है। ये काम नहीं करती उसके ऊपर, सेक्सुअल के ऊपर सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं कराती। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि हमें हर चीज को यानी साइड इफेक्ट्स को भी देख के पेशेंट को दवा देनी होती है। एक पेशेंट मेरे पास आए जिसको जो कि बोले कि मुझे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे वेट गेन नहीं चाहिए, और मुझे डिप्रेशन का इलाज चाहिए, मैं उसको ब्यूप्रोपियोन दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे बोलता है कि मेरी फैमिली में किसी को फिट्स की हिस्ट्री रही है, मैं कभी भी ब्यूप्रोपियोन नहीं दूंगा। सिमिलरली, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब मैं जो है ना वो चाहता हूँ कि मेरे सेक्सुअल उस पर मसला ना हो, भले मेरा वेट गेन हो जाए कोई बात नहीं, एपेटाइट बढ़ जाए मेरी, मिटाज़ेपिन दे दूंगा मैं। उसको नींद नहीं आ रही होगी, मिटाज़ेपिन नींद भी ले आएगी। लेकिन अगर उसको डायबिटीज होगी, मैं कभी भूल के भी मिटाज़ेपिन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज खराब करती है। तो जहां एक अच्छी चीज है किसी मेडिकेशन की, वहां कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी है। हमें जो है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पेशेंट के अंदर कि कौन सी मेडिकेशन उसकी कंडीशन को देख के दी जाए। और सर इसीलिए हमें मेडिकल हिस्ट्री भी ली जाती है कि कोई मेडिसिन हाँ, तो नहीं ले रहे, कोई और इश्यूज तो एग्जैक्टली, नहीं है साथ में साइकोलॉजिकल के अलावा भी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब एक पेशेंट मेरे पास अगर आ रहा है और दो साइकेट्रिस्ट के पास से होके वो आ रहा है, मिसाल के तौर पे वो एसिटालोप्राम लेके आ रहा है, अभी 10 mg ले रहा है, वो मेरे पास आया, मैंने पूछने की जहमत ही नहीं करी, मैंने उसको फ्लोक्सिटिन उठा के पकड़ा दी, क्या होगा? सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाएगा।
हिस्ट्री लेना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि दवाइयों के इंटरेक्शंस क्या हैं, किसके साथ क्या हो रहा है, कितनी दे रहे हैं, कितनी डोज चल रही है। क्लियर? सर मैं 1 मिनट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ताकि स्टूडेंट को पता चले कि ये कितना खतरनाक होता है। सर मेरे बेटे को आ, ना फ्रैक्चर हो गया था। बताइए। फ्रैक्चर हो गया था मेरे बेटे को, और उसका ऑलरेडी यूरिन का इन्फेक्शन चल रहा था। मुझे अभी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना था, हम्म। लेकिन मैं ऑर्थोपेडिक के पास गई और मैंने कहा कि सर, और मेरे बेटे को ना यूरिन इन्फेक्शन वगैरह भी चल रहा है। तो कहने लगे ये मेरा इशू नहीं है, ये आप मुझे ना बताएं, मेरा काम है इसकी हड्डी ठीक करना है। हम्म। उन्होंने मुझे पेन किलर बेटे के लिए दी 1 महीने, जो हम्म। मैंने अभी बामुश्किल 15 दिन ही यूज की थी कि मेरे बेटे का यूरिन स्टॉप, पूरी बॉडी स्वेलिंग। हम्म। हॉस्पिटल लेके गई, उसकी इतनी वर्स्ट कंडीशन थी, पता चला उसके दोनों किडनी डैमेज हो गए हैं और उसकी वॉल में सुराख हो गए, जिस तरह स्पिनर होता है ना, चाय की छन्नी, चाय की बिल्कुल। छन्नी में सुराख हो जाएगा तो सारी पत्ती। तो सर उसकी डेथ का कॉज ही यही बना कि वो 3 साल उसके जो किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करते थे, और रेनल फेलियर उस यही बात इश्यू है। उसके साथ स्टार्ट हो गया। फिर सर उसका ये था कि मैं कोई भी मेडिसिन देती थी तो पहले मैं उसके पीट्स के जो नेफ्रोलॉजिस्ट थी उनको मैं मेडिसिन भेजती, वो ऐसा ही फार्मूला चेक करते और वो कहते कि ये रेनल फ्री है, अब आप इसको दे सकती हैं। ऐसा ही तो होना ये चाहिए। सर इतना ज्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इसीलिए सर डॉक्टर लाइट लेते हैं और वो सुनते नहीं, वो कहते नहीं आप हमें ज्यादा डिटेल ना बताओ, बस आप जिस इशू के साथ आए हो ऐसा आप वही ही डिस्कस करो। ऐसा ही है। आपको देखो, बायो साइकोसोशल हमारी हमारे यहाँ जो है वो कहलाती क्यों है? इसीलिए कहलाती है ना कि हम वाइडर एंगल में सोचें और वाइडर एंगल में हिस्ट्री लें। ठीक है? तो ये रोजीना ने काफी अच्छी बात करी कि भाई हमें जो है ना ये जरा करना चाहिए, वाइडर एंगल में पिक्चर को देखना चाहिए। अब वापस आते हैं एंजियोलिटिक्स। एंजियोलिटिक्स का मतलब, एंजियो मींस एंजाइटी, लिटिक्स का मतलब एंजाइटी को तोड़ने वाली, यानी कि एंटी एंजाइटी। ठीक है? यूज टू ट्रीट, दीज मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीट एंजाइटी, पैनिक, इंसोम्निया, लेकिन शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम देते वही हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, एंटी डिप्रेसेंट। शॉर्ट टर्म के लिए जब तक 2 हफ्ते में दवा अपना काम शुरू करेगी तब तक आप बेंजोडाइजेपिन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर नाम आप लोगों को सबको पता है कौन कौन से होते हैं। ये वेरी फास्ट एक्टिंग होती हैं और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती हैं। बात सारी ये है कि इनको आपने बंटी की तरह नहीं लेना या डेली वाइटामिन की तरह नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिपेंडेंसी का खतरा होता है। ठीक? बूढ़े लोगों को तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, फॉल्स का रिस्क होता है, रिस्क ऑफ एडिक्शन जैसे हमने बात करी। थोड़ा आपको स्लो कर देती हैं तो मेमोरी प्रॉब्लम भी होगा और ड्राउजी भी कर देती हैं। ठीक है? तो बेंजोडाइजेपीन्स का ये है, और आपको पता है कि बेंजोडाइजेपीन काम कैसे करती हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं ब्यूस्पेरॉन। ये बिल्कुल माइल्ड एंजाइटी के लिए होती है। अगर हम इसके उसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो ये जो है ना 5-HT1 है, पार्शियल एगोनिस्ट होती है। मैं समझ गया कि ये बड़ी मुश्किल सी बात होगी आप लोगों के लिए, लेकिन इसको समझोगे ये भी सेरोटोनिन पे ही काम करती है। फायदा ये है कि नींद नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लेती है काम करने में, और लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है। ठीक है? लेकिन हमारे पास एंजाइटी के लिए जो सबसे अच्छी वो है SSRIs। फर्स्ट लाइन जो है, दे आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म एंजाइटी एंड दे डोंट कॉज एडिक्शन। एडिक्शन, अब इधर आ जाते हैं हम। हमारे पास जो मेडिकेशंस होती हैं, हम कहते हैं कि आप स्टॉप करें आहिस्ता आहिस्ता करके, वरना विड्रॉल्स हो सकते हैं। विड्रॉल्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉल्स का मतलब ये होता है कि वो जो साइनेप्स पे काम कर रही है ना, दो के बीच में जो गैप है उसके ऊपर जो काम कर रही हैं, वो क्या होता है कि अब आपकी बॉडी यूज टू हो गई है, ठीक है, उस ड्रग की, कि वो ड्रग कर रही है, बीच में स्टे करा रही है उस केमिकल को, वापस रीअपटेक नहीं होने दे रही। एकदम से आप जब बंद करते हैं तो क्या होता है, समझ लेंगे बिल्कुल एकदम एक हैपोथेटिक सी सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर आपको विड्रॉल्स आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप उसका कोर्स पूरा कर लें तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको विड्रॉ करें। अगर कोई मेरे सामने आके ये बोलता है कि डॉक्टर बिलाल कोई भी इंसान दवा छोड़ नहीं सकता, सारी जिंदगी आदी हो जाता है, तो वो मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारे पेशेंट्स की मेडिकेशंस छुड़वाई हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, तरीके से इंसानों की तरह छोड़ें, टेपर ऑफ करके एकदम से बंद ना करें। राइट? आगे आ जाते हैं। एंटी साइकोटिक्स, जैसे हमने बात करी कि एंटी साइकोटिक्स का मतलब ये है कि साइकोटिक साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती हैं। साइकोसिस होता क्या है, कोई मुझे बताएगा? तुम सबको पढ़ा चुका हूं मैं। सर रियलिटी रियलिटी से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वेरी गुड। लॉस ऑफ टच विद द रियलिटी विच इंक्लूड्स बोथ डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। अब ये होता क्यों है? क्योंकि डोपामीन बढ़ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डोपामीन पढ़ा कि डोपामीन इज अ वेरी एसेंशियल केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉर्ड, फॉर द मेमोरी, फॉर योर मोटिवेशन, ये सारी चीजों के लिए। साइकोसिस के अंदर डोपामीन बढ़ जाता है।
तो हम क्या करते हैं, हम एंटी साइकोटिक्स देते हैं जो कि एंटी डोपामिनर्जिक मेडिकेशंस होती हैं, यानी कि वो डोपामिन को कम करती हैं। समझ आई? इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। डोपामिन के बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन मेन होता है D2 रिसेप्टर। जैसे हमने बात करी कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन साइकोसिस होता है, साइकोसिस में डोपामिन बढ़ जाता है, इसीलिए एंटी साइकोटिक्स डोपामिन को, रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, डोपामिन को वहां चिपकने नहीं देती, काम नहीं करने देती, और पेशेंट का साइकोसिस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। यहां तक किसी का कोई सवाल? किसी नो का? सर। नो। ओके। अब आ जाते हैं हम टाइप्स टाइप्स के ऊपर। जैसे हमने डिस्कस किया कि दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टिपिकल और एक होता है एटिपिकल। टिपिकल को हम फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बाबा आदम के जमाने से दवाइयां चली आ रही हैं। साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। जैसे हेलोपेरिडोल, सेरिन का नाम है, क्लोरप्रोमाजीन हो गए, वेरी स्ट्रांगली डोपामीन पे काम करती हैं ये, और ये पॉजिटिव सिम्टम्स पे, यानी कि जो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं उन पे काम करती हैं। लेकिन जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं ना, वो बड़े खतरनाक से होते हैं। वो क्या होते हैं? मूवमेंट साइड इफेक्ट, मसल स्टिफनेस हो जाती है, जिसे हम ईपीएस भी कहते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उस पर भी बात करेंगे कि ईपीएस क्या होता है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि मूवमेंट के इश्यूज, मूवमेंट वाली साइड इफेक्ट्स कराते हैं। ट्रेमर्स हो जाएंगे, मसल स्टिफ हो जाता है, रेस्टलेसनेस होने लगती है, एकदम से मूवमेंट होने लगती है, जिसे हम टार्डिव डिस्काइनेसिया भी कहते हैं लॉन्ग टर्म यूज के साथ। मुंह के अंदर मूवमेंट होने लगती है। आपने बहुत सारे एजेड लोगों को देखा होगा कि अक्सर उनका मुंह हिलता रहता है, या बार बार यूं यूं करते रहते हैं ये। तो ये वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, ये क्या होती हैं? ये इसी वजह से हो जाती हैं, जब आप बहुत देर तक यूज कर रहे होते हैं और डोपामीन आपका कम हो रहा होता है, ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं एटिपिकल के ऊपर। एटिपिकल अभी कुछ दहाइयों पहले ये दवाइयां आई हैं, इनको कहते हैं सेकेंड जनरेशन या न्यू एंटीसाइकोटिक्स। इनके अंदर हमारे पास रिस्पेरिडोन, ओlanzapine और क्लोजापिन। बात सारी ये हुई कि जब रिसर्च की गई तो पता चला कि साइकोसिस का ताल्लुक खाली डोपामिन से नहीं, कहीं ना कहीं सेरोटोनिन भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी मेडिकेशंस बनाई गई जो कि ना सिर्फ डोपामिन को ब्लॉक करें बल्कि सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करें। तो वो सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करते हैं, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि डोपामिन की वजह से जो मूवमेंट के साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, जो मैंने आपको बताया, मसल स्टिफनेस और ट्रेमर, वो कम हो गए। लेकिन लेकिन इनके मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स आ गए। मेटाबॉलिक का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, और डायबिटीज हो जाती है, क्या कहते हैं, दिल के मसले हो जाते हैं। तो इनके ये वाली सारी चीजें आ गई, ठीक है। जैसे क्लोजापिन हमारे पास बिल्कुल एंड में दी जाती है, उसका रिस्क है, वाइट ब्लड सेल बिल्कुल कम कर देती है। तो हर एक के अपने साइड इफेक्ट्स और अच्छी चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल जो चलती हैं वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ही चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इसको पसंद करते हैं कि मूवमेंट साइड इफेक्ट ना हो, जबकि वो जो है वो दूसरी चीजों के लिए तो दवा ले सकते हैं। हालांकि मूवमेंट के लिए भी हो सकता है, लेकिन यह कि वो मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट के लिए उनको बता दिया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें सही रहती हैं विद प्रॉपर एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। कोई सवाल एटिपिकल या टिपिकल सर एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड? जी। सर मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जिसमें सर साइकोटिक का तो ये होता है ना कि उसमें कोई भी हमारे हेलुसिनेशन डिलूजन्स होते हैं। जो न्यूरो साइकोटिक होता है उसमें हमारे मतलब साइकोटिक सिम्टम्स के साथ हमारे न्यूरोलॉजिकल भी आ रहे होते हैं सर, इसमें फिट्स वगैरह भी आ जाएंगे, ये बाकी चीजें भी आ रही होती हैं, देखिए, मतलब दोनों एक साथ। न्यूरोसाइकोटिक करके कोई टर्म है ही नहीं, ठीक है। एक ही टर्म है जिसे साइकोसिस कहते हैं, सही है। इन दवाइयों के इस्तेमाल से सीजर्स बहुत रेयरली हैं जो कि आते हैं, बहुत रेयरली। अगर किसी को पहले हिस्ट्री हो तो फिर समझ आती है, लेकिन वैसे नहीं आते, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। जी बोले। सर मुझे याद है किसी ने सवाल पूछा था कि साइकोसिस और न्यूरो साइकोसिस में क्या फर्क है। नहीं, वो साइकोसिस और न्यूरोसिस होता है, ठीक है। हाँ न्यूरोसिस, सर न्यूरोसिस। हाँ, साइकोसिस जी देखो सर जो, न्यूरोसिस, सॉरी। हाँ, एक होता है साइकोटिक कंडीशंस जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, बाइपोलर आ गया। एक होती है न्यूरोटिक कंडीशंस जो कि होती हैं ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाली चीज है, ठीक है। ओके सर। वो साइकोसिस और, मतलब रियलिटी से हमारा कनेक्शन ब्रेक नहीं होता न्यूरोसिस में, हाँ 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 हाँ, सिर्फ जहां साइकोसिस में। रियलिटी से ओके देखो, सर। ओसीडी है ना, ओसीडी को मैं कहता हूँ बड़ी थिन लाइन है बिटवीन ओसीडी एंड साइकोसिस, ठीक है। मैं अपने हाथ बार बार धो रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सोचे आ रही हैं कि भाई मेरे हाथ गंदे हैं और मैं परेशान हूँ,
अगर तो ये है तो मैं मुझे न्यूरोसिस वाली प्रॉब्लम है जिसे हम ओसीडी कहते हैं। लेकिन अगर मुझे परेशानी ना हो और मैं खड़ा हुआ धोए जा रहा हूँ और मुझे कोई मसला भी नहीं हो रहा और मुझे इन सोचों से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा रियलिटी से कांटेक्ट खत्म हो गया, मैं आ गया साइकोसिस के अंदर। तो अब दिस कंडीशन इज नो मोर रिलेटेड टू द न्यूरोसिस। न्यूरोसिस साइकोसिस का तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छा आइडिया होगा। ये तो साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे सर यहाँ पे कुछ एटिपिकल जो है लिखी हुई हैं हम्म। मेडिसिन, जैसे रिस्पेरिडोन आपने लिखी है, ओलेंजापिन सर। सर ये जो इसके सर साइड इफेक्ट्स तो होते हैं आई गेस, अगर लॉन्ग टर्म में हम पेशेंट को देते हैं, हाँ। जिससे सर वो ट्रीमर्स जो है उनको हो रहे होते हैं। हम्म। मतलब बहुत ज्यादा, जैसे सर अगर मैं बहुत ही कॉमन इंग्लिश में बोलूँ तो वो शिवरिंग टाइप ऑफ थिंग होती है उनके साथ, हैंड शिवर कर रहे होते हैं। इसको हम अगर ट्रिमर्स कहते हैं सर जिसको, तो सर इसमें बहुत से जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोसाइक्लिडिन भी रेकमेंड कर देते हैं, ओडी और बीडी, अगर ज्यादा ट्रीमर्स जो है पेशेंट जो है वो करता है एनकाउंटर। तो हम्म। सर इसके साइड इफेक्ट्स वाकई ऐसे होते हैं कि पेशेंट को ट्रीमर्स जो है आते हैं इसमें, इसमें अगर ये नहीं लॉन्ग आते। टर्म में रिस्पेरिडोन नहीं 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 नहीं, लिया इसमें जाए? नहीं आते, इसमें नहीं आते, इसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। हम फर्स्ट सेरेनेस जनरेशन के या साथ, ये? ओके। मैं बता रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन जो जैसे हेलोपेरिडोल या सेरेनेज हो गई, इनके अंदर मूवमेंट जो साइड इफेक्ट्स आते हैं जिसके लिए प्रोसाइक्लिडिन दी जाती है। लेकिन हर मूवमेंट के साइड इफेक्ट्स के लिए भी प्रोसाइक्लिडिन नहीं दी जाती, क्योंकि प्रोसाइक्लिडिन भी एक लेवल पे आके साइकोसिस करा देती है। ठीक है। प्रोसाइक्लिडिन जो होती है, प्रोसाइक्लिडिन? प्रोसाइक्लिडिन इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ना। इसकी ये आप लेंगे तो आपका मुंह खुश्क हो जाता है, इसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। मैं पर्सनली जब तक किसी को डेवलप नहीं होता एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट यानी मूवमेंट रिलेटेड, मैं प्रोसाइक्लिडिन नहीं देता। ठीक है। जहां तक बात करें एटिपिकल की, तो एटिपिकल में सिर्फ रिस्पेरिडोन है जो कि जिसके साथ प्रोसाइक्लिडिन चलाई जा सकती है, क्योंकि रिस्पेरिडोन कभी कभी मूवमेंट वाला मसला करा देती है, बाकी नहीं कराती, सिर्फ रिस्पेरिडोन करा देती ओलिंजापिन नहीं करवाती है। ना है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। और क्या कहते हैं, बड़ी इफेक्टिवली इसकी मैनेजमेंट हो जाती है और लोग चले जाते हैं, सही हो जाते हैं। सबसे मेन बात क्या है? सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि क्या हम साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं या हम पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ देख रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल वही होता है लोगों से कि आप जो दिल की दवाइयां खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स, एस्कार्ड, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर तीसरा बंदा खाता है। एस्कार्ड के साइड इफेक्ट पता है? ब्रेन हेमरेज। क्यों खाते हो? जरूरत है। सिमिलरली यहाँ पे भी जरूरत है। अगर साइकोटिक पेशेंट को दवा नहीं दोगे तो वो या तो अपने आप को मार लेगा या आपको मार लेगा। तो वी हैव टू वेट डाउन द रिस्क एंड बेनिफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर बिलाल, मुझे ये पूछना है, ट्रिमर्स की बात हो रही थी, ये न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से होते हैं या फिजियोलॉजिकल की वजह से भी होते हैं? क्योंकि मैंने ट्रिमर्स देखे हुए हैं। फिजियोलॉजिकल भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। देखो ट्रेमर्स के लिए आपके पास ट्रेमर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो किसी और दिन के डिस्कशन के लिए रख लेते हैं, जिसमें एसेंशियल ओके ट्रेमर्स सर। होते हैं, नॉन एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं। एक दिन हम ईपीएस पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जो कि सर इस पे जरूर पढ़ाइएगा सर, ट्रिमर्स पे इंशाल्लाह जरूर सर पढ़ाइएगा। इस पे इंशाल्लाह एक अलग लेक्चर रख लेंगे कि ये ओके मूवमेंट सर, थैंक डिसऑर्डर्स यू। होते किस तरह हैं फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है। अभी यहां ओके तक सर, कोई और थैंक यू। सवाल? नो Clear? सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए यूज हो सकती हैं। मूड स्टेबलाइजर्स हैं। मूड स्टेबलाइजर जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप में से कुछ लोग आए थे तो जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज बताई थी कि जो बाइपोलर है हमारे पास, ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास है पेंडुलम। ठीक है। आप सबको पता है कि पेंडुलम कैसे मूव करता है, टू एंड फ्रो। ठीक है। ये साइड ले लो सैडनेस की, ये साइड ले लो हैप्पीनेस की। ठीक है। अब ये है नॉर्मल पोजीशन, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन। कभी कभी इतनी वेरिएशन नॉर्मल है कि कभी आप हल्का सा सैड हो गए, हल्का सा हैप्पी हो गए, ये वेरिएशन नॉर्मल है, लेकिन बीच में वापस आ जाना चाहिए आपको। लेकिन लेकिन अगर आप इधर जा रहे हैं मीनिया, इधर जा रहे हैं सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस, तो हमें क्या करना होता है, इस डायल को यानी कि बीच में रखना होता है, मूड को स्टेबलाइज करना होता है। जैसे आपके घर में फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर लगा होता है, ज्यादा करंट आता है वो रोक देता है, तो मूड स्टेबलाइजर बिल्कुल वही काम करती है। अब इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे लिथियम की मैंने बात करी, गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बाइपोलर ही तो है ना, एक पोल ये एक पोल ये। फिर ये क्या करता है, मेनिया को भी कम करता है, सुसाइडल रिस्क भी कम करता है लिथियम। लेकिन लिथियम के लिए हमारे पास रेगुलर ब्लड टेस्ट होने चाहिए।
लिथियम के साइड इफेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं। थायराइड के प्रॉब्लम करा देती है, जो है अपना क्या कहते हैं, ट्रेमर्स करा देता है। उसके अलावा बहुत प्यास लगती है, इसमें पानी पीना, हम कहते हैं पेशेंट को कि आपने पानी पीते रहना है। फिर इसी तरीके से दूसरी भी होती है आपके पास, जैसे सोडियम वैल्प्रोएट है, जैसे हम एपीवाल भी कहते हैं, लेमोट्रिजीन है, जितनी भी है ना, ये सारी जो मिर्गी के मरीजों को जो दवाइयां दी जाती हैं झटके रोकने के लिए, वो सारी कहीं ना कहीं किसी हद तक मूड स्टेबलाइजर का काम करती हैं। इतना याद रखो, ठीक है। दे ऑल्सो वर्क इन बाइपोलर। सही है। लेकिन सर ये एग्रेशन भी बढ़ा रही होती है सर, एग्रेशन भी बढ़ा रही होती है सर एपीवॉल। नहीं, एपीवाल एग्रेशन कम करती है। सिर्फ एक एंटी कन्वर्जन यानी एक दवा है जो कि सीजर्स में दी जाती है, लेवेट्रा एसिटाम, सिर्फ वो बढ़ाती है, सोडियम वेलप्रोएट एग्रेशन कम करती है। मैंने और कभी लिरेज किसी भी को देखा। बढ़ाती है सर, जी। लिरेज लिरेस भी बढ़ाती है एग्रेशन। लिरेस का लेवेट्रा एसिटाम ही उसका नाम है, केमिकल नेम जो मैंने आपको बताया ना कि लिरेस बढ़ाती है। जी। उसके अलावा ये ओके। जितनी है ये नहीं बढ़ाती, ये तो एग्रेशन कम करने के लिए दी ओके। जाती है। ठीक है। ओके सर। थैंक यू। तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे मीथाइल फेनिडेट, एम्फीटामीन्स। अब आप बोलेंगे ये तो नशे वाली चीज है, एडीएचडी में मीथाइल फेनिडेट क्यों दे रहे हैं? एडीएचडी वाला बच्चा तो ऑलरेडी इतना स्टिमुलेटेड, इतना हाइपर एक्टिव होगा, उसको स्टिमुलेंट देने का क्या फायदा? कोई इसका जवाब देगा मुझे? कल को कोई आके आपको बोल सकता है ना, यार क्या आप पागल हो गए हैं कि आप ऑलरेडी इतने हाइपर एक्टिव बच्चे को स्टिमुलेंट दे रहे हैं? आप उसको क्या जवाब देंगे? इसका जवाब ये है कि मीथाइल फेनिडेट दिमाग में जाके उन्हीं एरियाज पे काम करती है विच डील्स विद फोकस, अटेंशन एंड बिहेवियर। मीथाइल फेनिडेट इज एन स्टिमुलेंट। सिमिलरली एम्फीटामीन्स, ये जो क्रिस्टल होता है मेथएम्फीटामीन, ये हम क्रिस्टल नहीं देते लेकिन दवा होती है उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए, जो मिथाइल फेनिडेट होती है। ऑल्दो लोग इसको नशे के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करती है, आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन और हाइपर एक्टिविटी को कम करती है, ऑल्दो इट इज एन स्टिमुलेंट। ठीक है। तो एडीएचडी में यूज होती है, जैसे मैंने बताया कि फोकस और अलर्टनेस को बढ़ाती है। कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं कभी कभी, कि एपेटाइट कम कर देती है तो हम कहते हैं खाने के बाद दें। नींद खराब करती है तो हम कहते हैं सुबह में दे दें। फिर उसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं जो कि नींद के लिए दी जाती हैं, जिनका बेंजोडाइजेपिन जैसा असर नहीं करती, यानी कि आदत नहीं कराती। इनमें आ जाता है जोलपेडम, मेलाटोनिन जो कि नेचुरल स्लीप का हार्मोन है। फिर बीटा ब्लॉकर, एंजाइटी अगर हो रही है, स्टेज फियर है, स्टेज एंजाइटी है, तो आप एक प्रोप्रानोलॉल इंडराल के नाम से आती है, ये आप ले लें। ये कुछ दवाइयां हैं जो कि अदर ड्रग्स हैं हमारे पास साइकोलॉजिकल के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास, अब देखें, मुझे ये बताएं कि कंटिन्यू करना है या हम इसको यहाँ पे स्टॉप करें और इसको फिर अगले सेशन के साथ ले लें, क्योंकि ये भी सर आप। आधा घंटा और दे, सर आधा घंटा और पढ़ा दें। ये रिकॉर्डेड तो है ना, हम देख लेंगे बाद में रिकॉर्डिंग भी। चलो। मेरे ख्याल से डॉक्टर बिलाल, जी ये जी। अभी सुनेंगे नहीं, बाद में ये पढ़ेंगे भी नहीं। तो भले 1.5 घंटा बहुत है, अगले 1.5 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे मेरे ख्याल से जाएगा। तो मैं अभी ये कंटिन्यू अभी जो ये बोल रही है ना कि हम बाद में पढ़ेंगे, ये एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ना होता तो मैं भी इनको ऐसे पढ़ा देती। चीज ये है कि ये लर्न करें कि भाई ये क्या चीज किस तरीके से जो आगे काम करें। चलो। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है, चलो आज के हजम लिए कर लेंगे। इतना बहुत है। हमारे पास सिर्फ 5 स्लाइड्स रह गई हैं, ये हम इंशाल्लाह फिर, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं आप लोगों को भगाता हुआ लेके जाऊं। ठीक है। मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि जो चीज़ हो तो उसमें आप समझो भी, मुझसे पूछो भी, और नहीं समझ में आ रही तो उसको जो है ना वो हम क्लियर भी करें। तो मेरे ख्याल से हम ऐसा करते हैं कि फिर इसको यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी है। आज हम ट्राई करेंगे कि हम कवर करें जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, इंट्रोडक्शन टू साइकोफार्माकोलॉजी का। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि हमारे पास क्या डेफिनेशन होती हैं, टर्म्स होती हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने सारा पढ़ लिया था। उस सब के अलावा अगर हम बात करें, आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं राइट? एंटी डिप्रेसेंट्स हमने पढ़ लिए थे, एंजियोलिटिक्स पढ़ लिए थे, एंटीसाइकोटिक्स हो गए थे। अच्छा, जैसे हमने बात करी थी, ये वाली हमारी अदर ड्रग्स भी हो गई थी। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक रह गया था ड्रग अब्यूज, डिपेंडेंस एंड एडिक्शन का। तो जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे पास जो डिपेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, जो डिपेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, वो हमारे पास उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कंपल्जन, टॉलरेंस,
और क्या कहते हैं विड्रॉल्स हो गए, उसके अलावा स्टीरियोटिपी हो गई, एक ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों के लिए इजी करके लिखी है। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है। ऑब्वियसली यूजिंग ड्रग्स इन अ हार्मफुल वे। फिर डिपेंडेंस का मतलब है आदत हो जाना, नीडिंग द ड्रग टू फील नॉर्मल। और डिपेंडेंस का मतलब ये कि डोज बढ़ती जा रही है, मिसाल के तौर पे आपने एक खाई, फिर दो, फिर तीन, जैसे हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स में होता है। एडिक्शन हमारे पास ये डिपेंडेंस के उसमें ही आता है, लेकिन हम ये देखें जैसे क्रेविंग की हमने बात करी थी, तो क्रेव द ड्रग, कैन नॉट स्टॉप इवन इफ दे वांट टू। ऑब्वियसली इट पुट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑन देयर लाइफ। अगर हम बात करें कॉमन एडिक्टिव सब्सटेंसेस की, तो उसके अंदर अल्कोहल आ जाता है, सबसे पहले बेंजोडाइजिपीन आ जाता है, कैनबिस आ जाता है, हेरोइन है, मेथाम्फेटामिन है, और कुछ कोडीन या प्रिस्क्रिप्शन पेन किलर्स हैं जिनके अंदर ओपियोइड्स होते हैं, यानी कि जिसे हम अफीम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेन किलर, जैसे आपने नाम सुना होगा जी, किन्स के इंजेक्शन लगा लो, पेन किलर का इंजेक्शन लगा लो तो दर्द हो जाता है, दर्द सही हो जाता है, और अगर ना लगाओ तो वो बढ़ता ही चला जाता है, तो उसकी भी आदत हो जाती है। इन सारी चीज़ों में जितने भी सब्सटेंस है हमारे पास, सबसे खतरनाक है अल्कोहल। अल्कोहल से इसलिए डरते हैं क्योंकि अल्कोहल के जो विड्रॉल्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे सब्सटेंसेस कि ये आपकी जान भी ले सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा डर लगता है अल्कोहल के विड्रॉल्स को मैनेज करने में। आगे आते हैं, हमारे पास साइंस क्या होते हैं एडिक्शन की। अगर हम साइंस देखें, साइंस, सिम्टम्स और साइंस में क्या फर्क है, कोई मुझे बताएगा? चलो, सिम्टम्स बेसिकली ये होते हैं कि जो पेशेंट आपको बताता है, और साइंस वो होते हैं जो आप पेशेंट के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है ओवर लाइफ, छुपा के यूज करना, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, निग्लेक्ट करना चीज़ों को। इसी की वजह से लीगल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली होती ही होती हैं। तो किसी भी ड्रग को बॉडी से निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड टर्की। आप लोग इसमें परेशान मत हो, लेकिन कोल्ड टर्की का मतलब सिंपल ये है कि बस एक आदमी, समझ लो कि पिछले 2 साल से चर्स यूज कर रहा था, हमने एकदम बंद कर दी, दिस इज कोल्ड टर्की, और उसको कुछ दे भी नहीं रहे, एकदम बंद कर दी। दूसरा होता है आपके पास ग्रेजुअल विड्रॉल, यानी पहले अगर 2-4 सिगरेट चर्च पीता था तो आपने दो कर दी, फिर एक कर दी, इसे कहते हैं ग्रेजुअल विड्रॉल। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई हेरोइन लेता हुआ आ रहा है तो हमने उसको क्या किया, मेथाडोन दे दी, जो कि जिसके अंदर हेरोइन होती है लेकिन ऑब्वियसली वो हार्मफुल नहीं होती है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हम, यानी थोड़ा बहुत नशा दे रहे हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वही बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि या तो आप जो डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, एक जैसे मैंने बताया है कि या तो कोल्ड टर्की मेथड होता है, एकदम से बंद कर दो। नंबर टू, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑन ऑफ द सेम ड्रग। और नंबर थ्री जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कुछ और देके, जैसे मेथाडोन फॉर हीरोइन है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्रेविंग कम करना। फिर ऑब्वियसली इसके अंदर सीबीटी आ जाती है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग आ जाती है, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से होती है। सपोर्ट ग्रुप्स की बात करें तो ये एल्कोहलिक एनोनिमस और निकोटिनिक एनोनिमस हमारे पास तो यहाँ नहीं है, और इसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे फिर कभी, जब एडिक्शन पे डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस बेसिकली हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह निकोटिन एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं जो कि सिगरेट यूजर्स के लिए होते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इन डिटॉक्सिफिकेशन, नॉट ओनली इन डिटॉक्सिफिकेशन बट ऑल्सो इन रिलैप्स प्रिवेंशन। फिर हमारे पास ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में नहीं है और होने चाहिए। ये स्लाइड जो मैंने लिखी थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी प्लेज अ ह्यूज रोल, अ ह्यूज 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 रोल इन हेल्पिंग पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एडिक्शन। कैसे? उसकी वजह यह है कि हम तो, आप अपने पास वार्ड में रख के आपने डिटॉक्सिफाई भी कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन के अंदर मैं कहता हूँ कि साइकेट्री से ज़्यादा साइकोलॉजी का रोल होता है कि आप किस तरीके से उस इंडिविजुअल की, उस यूज़र की, या जो भी सब्सटेंस लेता है उसकी लाइफ को किस तरीके से शेप करते हैं और कैसे उसको सही करते हैं कि आगे रिलैप्स ना हो सके। तो इसके अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा सेशन वैसे तो आज छोटा सा ही है, इसको हम कंबाइन कर देंगे पीछे वाले के साथ, लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल एंड की, बिल्कुल एंड अगर हम कर रहे हो इस सेशन का, तो इसमें यह है कि साइकोफार्माकोलॉजी ऑब्वियसली इट्स नॉट ओनली अबाउट रिमेंबरिंग और मेमोराइजिंग द नेम्स ऑफ द ड्रग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग के हाउ दे वर्क एक्चुअली इन द माइंड, इन द ब्रेन ऑफ पीपल। एंड ऑब्वियसली you guys, you all are psychologists, so your role
Your role would be to involve clients, help them in understanding their medications. आप एडेरेंस जो कंप्लायंस होती है वो अच्छा कर सकते हैं। मेडिकेशन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं तो उनके जरिए, फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये समझ लें आप कि इन शॉर्ट आप पेशेंट और साइकेट्रिस्ट के बीच में एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है ना। फियर्स ऑफ ट्रीटमेंट हो, कोई साइड इफेक्ट हो मेडिकेशन के, कोई और ऐसी हमारे पास सोशल इंटरवेंशन हो जो कि आप करना चाहते हो, तो उस सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। So basically, this was the lecture which I prepared for you guys. And if you have any question regarding this or the previous lecture, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल?